आप लेजर यूज कर रहे हो 532 नैनोमीटर, बट आप प्लॉट कर रहे हो सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जब दूसरे लेजर पे स्विच करें तो सेम जैसे 520p का आती है हमारी सिलिकॉन की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेजर वो हमेशा उसी पे देनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर मैं 520 वेव नंबर की पीक की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि 785 नैनोमीटर जो लाइट है उसके लिए हम 1200 यूज करेंगे, और जो आपकी 532 नैनोमीटर लेजर है उस पर 2400 लाइन पर यूज करेंगे। ऐसा क्यों? जैसे अभी अगर मैं आपको 2 वेव बना के दिखाता हूँ, आपके पास 16 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी कंट्रोल है। जैसे 100% मींस फुल पावर इज कमिंग टू द सैंपल, देन 50%, 10%, 5%, 1%। वो जो कंट्रोल है वो हम एनडी फिल्टर से ही करते हैं। दो तरीके की पोलराइजेशन आप कर सकते हो। यू कैन पोलराइज योर लेजर लाइट व्हिच यू आर यूजिंग टू गेट द रामन सिग्नल, दैट इज वन टाइप ऑफ पोलराइजेशन। सेकंड इज एनालाइजर, टू चेंज द पोलराइजेशन ऑफ रामन सिग्नल। जैसे डीपोलराइजेशन रेशियोज होती है, इट गिव्स यू अ बेटर विजिबिलिटी ऑफ योर सैंपल कि कहां से आपको सिग्नल लेना है, कहां पे आपको मैपिंग करनी है। अब अभी तक आपने मैपिंग नहीं करी है, you just 2 point measurements, you can perform mapping as well. Mapping is next step in Raman, which gives you a chemical image of your sample. These are the 3 options you have. Spectral acquisition is for point measurement. Depth series acquisition when you perform your measurement along z direction. And this map image acquisition is for mapping. Mapping, आपको पता है mapping समझ में आती है? मैं mapping बोलता हूँ। अब जो penetration depth होती है लाइट की किसी भी चीज के अंदर, वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो अगर आप लोअर वेवलेंथ की बात करेंगे that will penetrate deeper into your sample, but 532 and जो लोअर वेवलेंथ है they will penetrate less। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेडियो वेव्स हमारी बिल्डिंग्स में आ जाती हैं। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे, रामन मेजरमेंट, आपको हमेशा चेक करना है कि योर एक्सिस आर कैलिब्रेटेड और नॉट। एक्सिस कैलिब्रेट होने का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड सिलिकॉन सैंपल है उसकी पीक 520 या 21 पे आ रही है नहीं आ रही है, और उसके एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी काउंट्स है। अगर वो नहीं आ रहा है दैट मींस योर सिस्टम इज नॉट कैलिब्रेटेड। एंड इफ लेट्स से दिस इज मोर शिफ्टेड, जो कि नहीं होगी बहुत केसेस में, अगर ये आपकी शिफ्टेड आती है तो इसमें एक ऑफसेट का ऑप्शन है, टूल्स, कैलिब्रेशन, ऑफसेट। अब मैं इसके बीच में वेरी कर सकता हूँ इन वैल्यूज को, इसके बाहर नहीं कर सकता हूँ। सपोज 1138 है, आई कैन नॉट मेक दिस 1200। ऐसे ही सेम -170 के नीचे नहीं जा सकते हैं, -180 या -200, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 100। तो जब आप 600 लाइन पर करेंगे मतलब आप डिस्पर्स कम कर रहे हो लाइट को, ठीक है। अब आपको रेजोल्यूशन से मतलब नहीं है, आपको इमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है, आपको याद नहीं करता है। स्टैटिक मतलब छोटी रेंज, पीएल हमें बड़ा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है, वो स्टैटिक पे हो ही नहीं सकता है पहली बात, तो उसको हमेशा एक्सटेंडेड पे ही करना पड़ेगा, राइट। ये आएगी टेंटेटिव पीक टू बी फिटेड, एंड देन यू विल से राइट क्लिक एंड स्टार्ट फिट। तो ये फिट हो गई थी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉसियन एंड लॉरेंजियन। कई बार यहाँ पे कॉस्मिक रेज भी आती है, आपने देखा भी होगा, स्पाइक्स। वो कॉस्मिक रे रिमूव करने के लिए ज़ैप ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो रीजन है, इसको जहां पे भी आप ले जाएंगे ट्रैक करके, ये उसको रिमूव कर देगा। आप पूछ रहे थे कि फोकस चेक करना है मुझे, अब आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। गया, आई विल गो बैक, जहां पे ये काउंट्स मैक्सिमम आएंगे, दैट इज वेयर माय फोकस लाइज। आपके पास एक ऐसा सैंपल है जो सेंसिटिव है, आप उसको 10 सेकंड तक एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसे सैचुरेट कर गया, ठीक है, और आपको क्विकली देखना है क्या आ रहा है। तो आप इस एडवांस ऑप्शन में जाके स्टेप भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे जो लोग जनरली यूज करते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई, नाउ आई विल गिव दिस स्कैन। अब ये 1 सेकंड के लिए एक्सपोज करेगा, तो आप यहाँ पे टाइमिंग लगा सकते हो कि आपको कितनी एक्विजिशन करने हैं और आपको कितना इंटरवल देना है हर एक मेजरमेंट के बीच में। बट अगर उस सेम सैंपल को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपोज किया जाए लेजर से, और उसके तुरंत बाद अगर आप उसका रामन रिकॉर्ड करें, तो वो बैकग्राउंड कम हो जाता है। तो I will go to measurement, new, depth series acquisition. So depth setup में आप देखेंगे by default it is taking this 0. 0 is on surface. If I make this 10 means 10 microns above the surface. I will create a map. तो ये मैप आ गया इसका. I will select and I will view. तो आप देखिए कि 10 माइक्रोन से -10 माइक्रोन inside. This is how the intensity is first increasing because we are moving towards the surface. तो मैपिंग के लिए हमें again we have to go to measurement, new and map image acquisition. आपको 1 by 1 जाके ज़ैपिंग से आप मूव करोगे, तो इसको ओवरकम करते हुए you just select the cosmic ray removal feature, और यहाँ पे auto cosmic ray find का फीचर है, you click next to it. अभी तक इसमें कोई cosmic ray नहीं है तो हमें 0 0 दिख रहा है। अदरवाइज अगर कोई cosmic ray आती है तो आपको उसको यहाँ पे कमिट करना होगा।
एक्सेप्ट करके उसे कमिट करना होगा एंड देन इट विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव। कि आपको एक्विजिशन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉस्मेटिक रिमूवल। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द बेस लाइन। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज इंटेलिजेंट पॉलिनोमियल फिटिंग और इंटेलिजेंट फिटिंग, और ये वाले ऑप्शंस भी हैं। तो इस पूरे मैपिंग एरिया में इंटेंसिटी भी वेरी हुई है थ्रू आउट। तो ये तो आ गया एक मैप, इसमें आप इंटेंसिटी देख रहे हो, राइट। अब हम यहाँ पे दूसरा मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, शुरू हो जाएगी। तो इस एक इमेज में व्हाइट लाइट इमेज भी दिख रही है उससे नीचे, फिर जो रेड है वो दिख रहा है जो कि हमारी पीक विड्थ है, और ये हमारा पीक इंटेंसिटी है। जैसे इस न्यू मेजरमेंट पे गए एडवांस में, ये पोलराइजेशन का है, राइट। नॉर्मल है, सर्कुलर है, ऑर्थोगोनल है। सबसे पहले हमें कंप्यूटर ऑन करना है, तो ये सिस्टम ऑन करना है, ये इसका बटन है, ठीक है। जब ये ऑन हो जाए उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर ऑन करना है। सॉफ्टवेयर ऑन होगा, वो मॉडल्स को रेफरेंस करेगा, इट विल टेक सम 2 to 3 मिनट्स और समटाइम 5 मिनट। जब ये विंडो आ जाए, रेफरेंस सिस्टम इज ऑन, उसके बाद आपको लेजर ऑन करनी है। अगर आपको एक सिंगल लेजर ऑन करनी है तो वही आप ऑन करेंगे, अगर दोनों यूज करनी है तो दोनों ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आपको वेट करना है फॉर मेजरमेंट, क्योंकि लेजर आपने जस्ट ऑन की है तो वो स्टेबल नहीं होती है। तो यू शुड वेट एटलीस्ट 20 मिनट्स और हाफ एन आवर टू लेट द लेजर्स गेट स्टेबलाइज्ड, ओके। नाउ योर सिस्टम विल बी रेडी टू यूज। फिलहाल लेजर्स ऑन है, ये है, ये ठीक है। तो ये जो लेजर्स हैं ये सॉलिड स्टेट लेजर है, एक 785 नैनोमीटर है और एक है 532। तो इनकी जो आउटपुट एनर्जी है वो है 785 की 300 मिलीवॉट्स और 532 की है 50 मिलीवॉट्स। तो अगर आप 100% पावर यूज कर रहे हो लेजर की, 785 मींस यू आर पुटिंग 300 मिलीवॉट्स पावर। तो if you are dealing with some sensitive sample, you cannot use the same power with 532 and 785। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि how much power you are putting onto your sample। और जैसे 785 की पावर ज्यादा है तो उसके लो % ऑफ पावर आपको यूज करनी है इनिशियली to avoid sample damage। तो ये आपको समझ में आ गया कि लेजर ऐसे हैं, हमें इसको ऐसे ऑन करना है। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट्स में मल्टीपल ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो रामन का बेसिक प्रिंसिपल आप सबको पता है, ठीक है। वी लुक फॉर इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ व्हेन वी प्लॉट दैट इनइलास्टिकली स्कैटर्ड photons, those are basically corresponding to different vibrations of the molecule। Basically we are spreading molecular vibrations। और उसमें भी IR में जैसे हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि IR का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे भी हमें मोलिकुलर वाइब्रेशन मिलती है। बट प्रिंसिपली बोथ आर डिफरेंट, IR एंड रामन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है इस इंस्ट्रूमेंट में इज द फिल्टर, which filter out elastic scattered photons which are Rayleigh photons, ठीक है। और मैं इसको एक फिल्टर मशीन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसके जो फिल्टर है वो यहाँ पे है। तो अगर आपके पास 2 लेजर है तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्वाड्रेंट्स है, वन इज फॉर 785, वन इज फॉर 532। तो जब आप सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करते हो 532, वो जो क्वाड्रेंट है वो वहां पे आएगा इन द पाथ ऑफ द लेजर। ये हमारा सीसीडी डिटेक्टर यहाँ पे है, ये जो, और इसके आगे जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, राइट। ऊपर हमारे यहाँ पे बाइनोकुलर्स है, see the sample। तो लेजर्स आर बिहाइंड। तो यहाँ पे क्या रहता है, वी हैव मिरर्स, 2 मिरर्स। दिस इज राइट बीम स्टीयरिंग मिरर, आई विल राइट RB, एंड दिस इज लेफ्ट बीम स्टीयरिंग मिरर। बेसिकली हमारे इसमें 3 मिरर होते हैं, एक मिरर नहीं है। 3 small 3 मिरर्स विल बी देयर, ओके। So if let's say 532 follows this path, 780 will not follow this path. 780 will be following, will be reflected from the other mirror. Okay. This top you can see 785. So this will be directed in this direction. If for timing, if I consider only one laser, then this is reflected in this direction. And here is that quadrant. जहाँ पे आपका एक मिरर होगा, this mirror will reflect this laser inside the microscope। आपका सैंपल यहाँ रहेगा इस स्टेज के ऊपर, राइट। तो ये जो लेजर है, इट विल बी फोकस्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस।
तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, 5x मैग्निफिकेशन, 20x, 50x, 100x. तो at a time you will have one objective lens here. It will collect it back whatever light is getting scattered. So back scattering मतलब 180 degrees पे जो भी light आ रही है, then it will be reflected back to the same path. Okay. Now it will go a little above this mirror, and now this beam won't see this mirror. It will be seeing a set of Rayleigh filters inside. Now these Rayleigh filters cut down 99.99% of your Rayleigh photons. Now the remaining Raman photons, they will be directed inside a box in here. Now you can say this is the main spectrograph here. Okay, here you have like couple of lenses, lens A, lens B. Okay, and in between we have a slit, variable slit. तो जो slit है उसका standard opening है 65 micron. राइट, तो जब यहां से अब यहां पे रामन फोटॉन्स है हमारे पास एंड फ्यू Rayleigh फोटॉन्स, क्योंकि हमने उसको फिल्टर आउट कर दिया है. तो दीज रामन फोटॉन्स विल बी फॉलोइंग ऑन टू दिस लेंस. इट विल फोकस दोस थ्रू दिस वेरिएबल स्लिट. मैं इसको वेरिएबल बोल रहा हूँ, ठीक है. दिस इज नॉट अ फिक्स्ड 65 माइक्रोन, बट दिस इज अ वेरिएबल स्लिट. अब यहां से वी विल बी फिल्टरिंग आउट द ऑफ फोकल प्लेन लाइट. बेसिकली होता क्या है, जब जो आपका सैंपल है, लेट्स से इट इज फोकसिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर लेयर. ओके, तो जो लेजर स्पॉट बनता है सैंपल के ऊपर, ओके, वी विल बी कलेक्टिंग लाइट फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. नाउ इफ आई रिड्यूस दिस ओपनिंग टू 65 माइक्रोन और 60 माइक्रोन्स, आई विल बी पिकिंग ओनली द सिग्नल विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट और दैट फोकल प्लेन. जो बाकी का सिग्नल है वो मैं कट डाउन कर देता हूँ, ट्रिम इट डाउन. इस टाइप के परफॉर्मेंस को, जहां पे मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से या फोकल प्लेन से सिग्नल ले रहा हूं, उसको बोलते हैं कॉनफोकल परफॉर्मेंस. Okay, so this instrument is inherently confocal in nature. जब आप कहते हैं कि आप 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन लोकेशन जो है स्पेशल आपका रेजोल्यूशन है, वहां से सिग्नल ले रहे हो, इसका मतलब आप वहीं का सिग्नल पिक कर रहे हो. आउटसाइड जहां जहां लेजर फॉल कर रही है सबका नहीं आ रहा है. ओके, तो यहाँ की लाइट हमने यहाँ पे फिल्टर डाउन की, मतलब कट डाउन की. अब नाउ फोकस होने के बाद दिस विल डीफोकस, सो वी हैव टू कोलिमेट इट. अब इसको ऐसे डाइवर्ज नहीं होने देंगे, वी विल कोलिमेट इट इन दिस डायरेक्शन. तो जो दूसरा लेंस है इसको कोलिमेट करेगा इस बीम को. ओके, हियर वी हैव टू मिरर्स, M1 एंड M2. ओके, तो दिस फर्स्ट मिरर विल रिफ्लेक्ट दिस कोलिमेटेड राउंड बीम टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, अपवर्ड. अब यहां पे क्या है, हमारी ग्रेटिंग रहती है. एक साथ दो ग्रेटिंग हम वी कैन प्लेस. So if let's say for your case it is 1200 and 2400, so दोनों ग्रेटिंग यहाँ पे लगी हुई होगी. और ये जो है काइनेमेटिक है, आपको कुछ स्क्रू वगैरह पर आप तो इसको ओपन करते नहीं है, तो मैं बता देता हूं, बट इट्स वेरी इजी टू रिप्लेस. यू जस्ट टेक देम आउट एंड रिप्लेस देम बैक. तो काइनेमेटिक मींस दे आर मैग्नेटिक, ठीक है. तो हम उसको इजीली यहाँ पे रख सकते हैं ये के ऊपर. तो ये जो ग्रेटिंग है, इट विल डिस्पर्स दिस लाइट. जैसे प्रिज्म आपको पता है, प्रिज्म में लाइट जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है अपने इंडिविजुअल कलर्स में. सेम काम ग्रेटिंग भी करती है. तो अगर आप 1200 लाइन्स पर mm, यही लिखा है ना यहाँ पे, L पर mm, 2400 L per mm. So if I'm using 1200 lines per mm grating, it will disperse the light. Okay. If I'm using 2400 lines per mm, it will disperse more. नहीं आया समझ? जी सर, राइट. नहीं आया. तो जैसे क्या है, मैं अब आपको दिखाता हूं. यहाँ पे लाइट बीम ऐसे गई, वो अपने इंडिविजुअल कलर्स में ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे. ठीक है. तो सपोज मेरा जो रामन स्पेक्ट्रम है, मैं 100 वेव नंबर से 3500 वेव नंबर्स तक मेरा रहता है रेंज सपोज. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका लोअर एंड 100 वेव नंबर पे है और ये 3500 वेव नंबर पे है. जस्ट टू गिव एन आइडिया हो कि कैसे ये होगा. जब यहाँ पे लाइट जा रही थी तो उसके अंदर सारे कलर्स ऐसे थे, ग्रेटिंग पे गिरते ही वो इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट हो जाएंगे. अब हमें इसको रीड करना है, राइट. तभी तो हमें स्पेक्ट्रम दिखेगा. तो जो यहां से गिरेगी, अब ये इंडिविजुअल कलर्स जो होंगे यहाँ पे जो गिरे हैं, इसको एक बड़ा लेंस रहता है जस्ट एट द एंट्रेंस यहाँ पे. ठीक है. दिस लेंस विल फोकस दीज इंडिविजुअल कलर्स ऐसे से करके ऑन टू द सीसीडी. अब सीसीडी क्या होती है? चार्ज कपल्ड डिवाइस. इट्स अ डिटेक्टर. इसको हम हमेशा -70 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन रखते हैं. इसलिए हमें यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह नहीं डालनी होती. पहले लिक्विड नाइट्रोजन डालनी होती थी टू कूल डाउन द डिटेक्टर. क्यों कूल डाउन करते हैं? क्योंकि डार्क करंट्स आते हैं.
अभी जैसे यहाँ का टेम्परेचर 24-25 डिग्री है, तो अगर आप देखोगे आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, फिर भी आप देखोगे कुछ ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। और अगर उसको हम कूल डाउन नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दोज आर लाइक डार्क इलेक्ट्रॉन्स जो कि रूम टेम्परेचर की हीट की वजह से इजेक्ट होते हैं डिटेक्टर के अंदर। तो अगर हम उसको -70 डिग्री तक कूल करते हैं, so means we are improving the signal to noise ratio. जब signal to noise ratio बढ़ेगी, means you can even detect very minute signals, Raman signals. तो CCD is basically pixels here. तो ये अगर आप देखोगे इसको ऊपर से, तो ये आपको पिक्सल्स दिखेंगे ऐसे, मतलब जैसे पिक्चर होती है ना, ये जो पिक्चर है ये भी पिक्सल से बनी हुई है। तो उसका एक पिक्सल जो है वो 26 माइक्रोन का है, ठीक है। और ऐसे उसमें 1024 इस डायरेक्शन में और 250 वर्टिकल डायरेक्शन में, इतने सारे पिक्सल्स होते हैं। तो जब ये इंडिविजुअल कलर्स इस पे फॉल करते हैं, वो स्पेक्ट्रम आपको यहाँ दिखता है, ठीक है। तो फाइनली जो इससे आएगा वो आपको एक रामन स्पेक्ट्रम आएगा इस टाइप से कुछ। ओके, और ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलते हैं रामन शिफ्ट। जो आपने लेजर यूज किया है उसके रिस्पेक्ट में कितना शिफ्टेड आपको कलर के फोटोन मिल रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट रहती है वो सेंटीमीटर इनवर्स रहती है। आप लेजर यूज कर रहे हो 532 नैनोमीटर, बट आप प्लॉट कर रहे हो सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जब दूसरे लेजर पे स्विच करें तो सेम 5 जैसे 520p का आती है हमारी सिलिकॉन की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेजर वो हमेशा उसी पे दिखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर मैं 520 वेव नंबर की पीक की बात करता हूं, तो 532 अगर मैं लेजर यूज कर रहा हूं, तो जो 520 वेव नंबर वाली पीक है सिलिकॉन की, वो मुझे अराउंड 547 नैनोमीटर पे दिखेगी। ओके, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 15 नैनोमीटर। ओके, लेकिन अगर मैं इनको रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करता हूं, मैं बोलता हूं 1/532 माइनस 1/547, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 और सेंटीमीटर इज 10⁻2 मीटर्स। तो वो 9 का जो 7 हुआ है वो -2 की वजह से है, ठीक है। तो ये जो अब आपके पास जो आएगा वो आंसर आएगा 520 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो 15 नैनोमीटर था, अब ये हमेशा ऐसा दिखेगा, क्योंकि हमने इन दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया ना। अभी अगर किसी दो बंदों की आपको हाइट मेजर करनी है, तो मेरी और इनकी हाइट मेजर करनी है, आप बोलोगे सेम लेवल पर खड़े हो जाओ। आप ये थोड़ी बोलोगे कि इसको चेयर पे खड़ा कर दो, मैं नीचे खड़ा हूं, मापो हाइट, कंपेयर करो। कंपेयर कब होगी? जब हम दोनों सेम लेवल पे होंगे। तो 1/, करने का मतलब हम दोनों सेम लेवल पे आ गए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली रामन का अगर आप देखोगे पिक्चर जो होती है वो ऐसे होती है कि ये वाइब्रेशन लेवल रहते हैं, v = 0, v = 1, और ऐसे करते हुए डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल है। यहाँ पे वर्चुअल स्टेट रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वर्चुअल स्टेट में जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, और फिर वो एक हायर वाइब्रेशन स्टेट में रहता है। दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज इनइलास्टिक एक्साइटेशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी वाइब्रेशन एनर्जी है जो आप यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मैं जब 1/, कर रहा हूं ना बेसिकली, तो मैंने 1/, यहाँ 1/532 यहाँ बोला है और 1/547 यहाँ बोला है। तो इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ये लेवल तो कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, दिस इज ऑलवेज 520। अब मैं लेजर कोई भी चूज करूँ, 785 इसको थोड़ा नीचे लेके जाएगी, सपोज ये 785 होगी, बट एट द एंड मॉलिक्यूल तो यहीं पे आ रहा है ना, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स बोलने का रीजन ये है, ठीक है। सो नाउ दिस थिंग माइट लुक क्लियर टू यू कि हाँ कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। अब उसके बाद क्या है, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि लाइन पर एमएम क्या है, 1200 लाइन पर एमएम, 2400 लाइन पर एमएम क्या है ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रेटिंग कुछ इस टाइप की होती है। ये ग्लास की जैसे स्लैब है, इसमें बहुत सारी फाइन लाइंस होती है, ग्रूव्स। जो यूनिट है इसको ग्रूव पर एमएम भी बोलते हैं। ग्रूव क्या रहता है, आप किसी चीज को ऐसे कुरेद दीजिए जैसे जोर लगा के, तो वो ग्रूव्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से थ्रू आउट इस डायरेक्शन में ग्रूव्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं 1 mm डिस्टेंस लेता हूं, तो अगर वो जो लाइंस है, ग्रूव्स है, अगर वो 1200 है तो 1200 लाइंस पर एमएम है। अगर वो 2400 है इतने सेम डिस्टेंस में, तो वो 2400 पर एमएम है। आप समझ में आ रहा है? जब ये लाइंस बहुत डेंस है, मतलब बहुत पास है, मतलब 2400, तो जब उस पर लाइट गिरेगी तो बहुत ज्यादा फैलेगी गिर के। लेकिन अगर वो 1200 है तो वो थोड़ा कम फैलेगी, राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि 785 नैनोमीटर जो लाइट है उसके लिए हम 1200 यूज करेंगे, और जो आपकी 532 नैनोमीटर लेजर है उस पर 2400 लाइन पर एमएम यूज करेंगे। ऐसा क्यों? जैसे अभी अगर मैं आपको 2 वेव बना के दिखाता हूं, ये मैंने एक वेव बनाई, एक मैंने दूसरी वेव बनाई,
ठीक है, इनमें से 785 कौन सी होगी, जस्ट देख के जिसका लैम्डा ये 785 होनी चाहिए और ये 532 होनी चाहिए, राइट। तो ये आपको ऑलरेडी दिख रही है कि स्ट्रेच्ड है, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो ये है, तो इसको फर्दर मुझे और स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर 1200 भी यूज करता हूं, आई विल गेट सिमिलर रिजल्ट जो मुझे 532 पे 2400 यूज करने पे मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं अलग अलग अगर मैं इसको हाई ग्रुप डेंसिटी पे स्ट्रेच करता हूं तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप देखोगे कि 785 को 1200 पे आप यूज करोगे, 532 को आप 2400 पे यूज करोगे, ठीक है। 532 को अगर उसमें यूज करें वो कॉन्फिगर्ड ही नहीं है। अगर 532 को 1200 पे अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, वो आपका जो रेजोल्यूशन है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बहुत पुअर हो जाएगा। जो आप पीक को रिजोल्व कर रहे हैं ना, वो बहुत पास होगी, इसलिए मुझे वहां 2400 यूज करनी पड़ेगी टू स्ट्रेच दोस। लेकिन 785 में ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है लेजर, तो वहां में फर्दर उसको मतलब और अगर मैं 785 पे 2400 यूज करूं तो वो इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि फिर आपके सीसीडी से बाहर निकल जाएगा, आपको कुछ एक लिमिट जो रीजन ही दिखेगा, आप पूरा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकक्योंकि हमारा जो डिटेक्टर है एसीसीडी, ये आपका 250 नैनोमीटर से 1050 नैनोमीटर तक ही डिटेक्ट कर सकती है, सेंस कर सकती है। तो अगर मैं 785 पे 2400 यूज कर दूंगा तो आपकी जो 3000 पीक है वो कुछ 1100-1200 नैनोमीटर पे आएगी, तो वो हमारी डिटेक्टर रीड ही नहीं कर पाएगी। तो ये आपका आंसर देता है इस क्वेश्चन का कि हम 1200 ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम उसमें 2400 ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मतलब जो हमारे स्पेक्ट्रम में ओवरलैपिंग पीक्स होती हैं जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हमें ग्रेटिंग से रेंज करके करना चाहिए। जैसे डिफाइंड नहीं है ऐसे कोई पीक, हाँ यहाँ होनी चाहिए 2 पीक्स, बट वो डिफाइंड नहीं है। जैसे आप बात करते हो 2 पीक नियर बाई है, राइट? यस, ओवरलैप। हाँ, ओवरलैप है। तो अगर आपके पास ऐसा फ्रीडम है कि आप 532 लेजर को एक लो ब्लू डेंसिटी जैसे 600 L, वो आपके पास है नहीं शायद, यहाँ 2 ही होंगी। हाँ, यहाँ 2 ही ग्रेटिंग है। हाँ, 3 भी है, 600 भी है। तो 600 शायद मेरे हिसाब से जो है 600, 1800 और 2400 है, 1200 नहीं है। तो बेसिकली क्या है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी कॉन्फिगरेट है वो हम देख लेंगे। एक स्पेक्ट्रम सेम सैंपल का आप लो ग्रुप डेंसिटी पे करो, फिर हाई ग्रुप डेंसिटी पे करो, तो आपको लगेगा कि हाँ हाई पे वो सेपरेट आउट हो रही है। बट अब आप बोलो कि हाई पे भी वो उतनी सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो मॉलिक्यूल की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो दीज आर लाइक कलेक्शन ऑफ एटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू केमिकल बॉन्ड्स। वहीं अगर आप एक गैस की बात करते हैं, नोबल गैस, हीलियम या फिर नियॉन, तो नियॉन लैम्प का जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसका एक इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, बहुत फाइन लाइंस आती है। तो वहां पे अगर हम उन लाइंस को अगर हम सीसीडी पे फॉलो करा दें, इस सिस्टम से पास करा के, तो हम बोलते हैं कि हम 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स का रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इनहेरेंट ब्रॉडनिंग है, जैसे कोलिशनल ब्रॉडनिंग है, डॉपलर ब्रॉडनिंग है, ये होती है आपके किसी भी सैंपल के अंदर, तो उससे क्या है, वो जो पीक्स है ना वो ऐसे ओवरलैप होती है। तो उसके से आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट चूज highest possible lines per mm grading. That is the only solution you have. इस रेजोल्यूशन 3 सेंटीमीटर इसका है 0.5 0.5 तक हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते मतलब ये वो है कि मॉलिक्यूल की पीक्स ऐसे होनी चाहिए। अगर आप एक मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो उसमें इनहेरेंट ब्रॉडनिंग की वजह से वो ब्रॉड होती है, उसको रिजॉल्व करना इज डिफिकल्ट। हाँ, बट हम कर सकते हैं 0.5 तक, ऐसा मैं कहेंगे। और कोई डाउट किसी फिल्टर जो दूसरा रिले फिल्टर, हाँ हाँ, और एक न्यूट्रल फिल्टर रहता है, हाँ एनडी फिल्टर। तो अभी इसमें क्या है, आपके पास 16 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी कंट्रोल है। जैसे 100% मींस फुल पावर इज कमिंग टू द सैंपल, देन 50%, 10%, 5%, 1%। वो जो कंट्रोल है वो हम एनडी फिल्टर से ही करते हैं। तो जो एनडी फिल्टर्स हैं वो जस्ट एट द एंट्रेंस, जैसे ये आपकी विड्थ है ना, तो लेजर वहां से आ रही है, तो एंट्रेंस पे 4 फिल्टर है, 4 एनडी फिल्टर्स है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है उसी से हम उसका 100%, 50%, 10% अलाउ करते हैं। तो दोस एनडी फिल्टर्स आर टू एटेन्यूएट योर लेजर इंटेंसिटी। Then Rayleigh filter are there to cut down your Rayleigh photon of light, your laser light. अभी एक चीज और होती है, जैसे ये भी आपको पता होगा, शायद आपने थ्योरी में पढ़ाई होगा कि एज यू डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्कैटरिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस in the order of 4, lambda to the power 4. तो that is the reason why sky is blue, क्योंकि जब पूरा स्पेक्ट्रम सन का फॉल करता है तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, तो आपको ब्लू दिखता है। और इवनिंग के टाइम ऑरेंज रेड हो जाता है, क्योंकि
लाइट आ ही नहीं पाती है, टेंजेंशियली आती है ना इवनिंग मतलब सनसेट, तो वही रीजन है। तो मैं वो क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि आपके पास दो लेजर है यहाँ पे। तो 785 इज लॉन्गर वेवलेंथ, बट उस पे जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। 532 इज शॉर्टर वेवलेंथ, तो उस पे स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब रामन सिग्नल अगर आप किसी का कंपेयर करना चाहोगे 532 पे आपको बेटर मिलेगा लो पावर पे भी। लेकिन अगर आपकी जो 532 है अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है, सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग फ्लोरेसेंस, इमिशन, एक बैकग्राउंड आना शुरू हो जाएगा। मतलब स्पेक्ट्रम ऐसे सीधा ना आके आपको एक बैकग्राउंड पे दिखेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा है तो वो फिर आपको बैकग्राउंड भी दिखेगा। हो सकता है कि 532 पे आपको दिख रहा हो वो चीज, 785 पे जब आप सेम सैंपल करोगे वो बैकग्राउंड ना दिखे या कम दिखे, ठीक है। तो वही चीज है, एक रेजोनेंस रामन होता है। कई बार 532 सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे क्या होता है, एक कोई जो पिक्स है रामन की वो इंटेंसिटी में एनहांस कर जाती है। इसलिए मल्टीपल लेजर हम यूज करते हैं रामन। कोई पूछ सकता है कि एक सिंगल लेजर ही क्यों नहीं यूज कर लेते, ठीक है। 785 के लिए 1200 का वो प्रोविजन क्यों वो नहीं मुझे देखना पड़ेगा, बिना 1200 है नहीं तो शायद 1800 होगी मेरे ख्याल से उसको कॉन्फ़िगर। कोई बात नहीं, वो ज्यादा डिस्कस करेगी। मतलब 1800 भी यूज कर सकते हैं। 1800 में वो जो आपका 4000 वेव नंबर तक का रीजन है वो शायद 1050 तक फॉल करेगा, 1050 या 3500 का करीब। मतलब आप रामन रिकॉर्ड कर सकते हो। सीसीडी में आए एक चीज और है यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, इज द एक्सटेंडेड स्कैन एंड स्टैटिक स्कैन। एक्सटेंडेड एंड स्टैटिक, तो वो मैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट भी दिखा सकता हूँ, उसी टाइम बात करेंगे। पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। सर किसी पोलराइजेशन रमन भी होता है तो उसका, चाहे अगर आप इसकी पोलराइजर है, हाँ ये पोलराइजर, हाँ इसके अंदर है। कौन से पोलराइजर? एक तो परपेंडिकुलर और पैरेलल, दो पहला तो है ही परपेंडिकुलर वाला है, क्या अंदर आ रही है वो हमेशा पोलराइज्ड है, और सर्कुलर पोलराइज भी आए थे, λ/4 भी। तो जो हाँ। परपेंडिकुलर आप बोल रहे हो उसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, उसको λ/2 भी बोलते हैं, और जो सर्कुलर उसको λ/4 बोलते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड। दो तरीके की पोलराइजेशन आप कर सकते हो। यू कैन पोलराइज योर लेजर लाइट व्हिच यू आर यूजिंग टू गेट द रामन सिग्नल, दैट इज वन टाइप ऑफ पोलराइजेशन। सेकंड इज एनालाइजर, टू चेंज द पोलराइजेशन ऑफ रामन सिग्नल। तो जैसे डीपोलराइजेशन रेशियोज होती है, आप अलग पोलराइजेशन की लाइट यूज करते हो एक्साइट करने के लिए, और उसकी पोलराइजेशन चेंज कर देते हो, दूसरी जो आप डिटेक्ट कर रहे हो रामन फोटोन उसकी अलग कर देते हो। उन दोनों का रेशियो अगर आप लोग कि जब पैरेलल है तो अलग आ रही है, परपेंडिकुलर है तो अलग आ रही है, उससे डीपोलराइजेशन रेशियो से आप बताते हो कि सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है, वो सारी चीजें। हाँ, तो वो इसमें जो आप बोल रहे हो करना पड़ता है वो एनालाइजर में कर रहा है। एनालाइजर को आपको प्लेस करना पड़ेगा पार्ट में। लेकिन आप सिर्फ अगर इंसिडेंट लेजर की पोलराइजेशन चेंज करना चाह रहे हो वो सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ओनली एनालाइजर को सिर्फ अगर आपको लेजर की डिफरेंट पोलराइजेशन पे चेक करना है, वो कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप किसी क्रिस्टल को स्टडी कर रहे हो तो कई बार क्या होता है क्रिस्टल अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग सिग्नल देता है, ठीक है। तो सपोज आपने सैंपल रखा हुआ है तो एक बार आप पैरेलल पोलराइजेशन पे कर लो लाइट की, एक बार परपेंडिकुलर पे कर लो, और देखो कि पोलराइजेशन चेंज होने पे कुछ चेंज आ रहा है क्या रामन इंटेंसिटी में। अगर आ रहा है दैट इज ओके, उससे फिर आप देखो कि लोग कैसे स्टडी करते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स कैसे निकलते हैं, वो सब चीजें। दूसरा, अगर आपके पास वो चीज नहीं है क्रिस्टल के लिए, आप लेजर को पोलराइज नहीं कर सकते, तो सैंपल को एक बार ऐसे रखो, रिकॉर्ड सैंपल को ऐसे रखो घुमा के 90 डिग्री में, तो भी वो सेम ही चीज है। तो वो स्पेसिफिक उसके लिए है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एनालाइजर भी प्लेस करते हो तब फिर वो अलग टाइप की स्टडी हो जाएगी, वो डीपोलराइजेशन रेशियोज वाली स्टडी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द व्हाइट लाइट एंड व्यू कंट्रोल, ये जो इतना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है आपके पास, जो ये नेक्स्ट जो टैब है इसमें आपको दिखा हुआ है लेजर स्टेट एंड व्यू कंट्रोल, एंड दिस इज योर स्पेक्ट्रोमीटर स्टेट। तो अभी एट प्रेजेंट सिस्टम की स्टेट में है या आप कैसे चेंज करना चाह रहे हो, दैट इज कंट्रोल थ्रू दिस या। तो लेजर अभी दोनों ऑन है, ओके। तो आई विल शो यू बाय प्लेसिंग अ सैंपल टॉप। वो हमने रख दिया क्या अंदर? $20 भी है अंदर रखा हुआ है।
मैं इसको देखो, ये जो आपको यहाँ 1:1 दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दैट्स व्हाई वो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब वो फेड हो गया है. इफ आई सिलेक्ट दिस फिट विंडो, इसकी जो जॉइस तो इसके बारे में आपको पता है इसके सारे कंट्रोल्स कैसे करते हैं. ओके, तो ये बॉल है ट्रैक हुआ, तो दिस वन इफ यू मूव योर स्टेज विल मूव इन एक्स वाई प्लेन. ओके, इसमें 4 बटन है, 1 2 3 4. इफ यू प्रेस 1 दिस विल गिव यू फास्टेस्ट मूवमेंट विद द सेम एम्पलीट्यूड. 2 पे देखेंगे आप कम है, 3 पे वेरी फाइन, दिस इज फाइनेस्ट. ठीक है, बहुत फाइन मूवमेंट्स. सिमिलरली जो आउटर व्हील है, दिस इज फॉर जी डायरेक्शन मूवमेंट. अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, यू सी फोकस इज चेंजिंग. ओके, सेम इफ यू प्रेस 1 इट विल बी फास्ट, प्रेस 2 and 3 स्लो डाउन. नाउ this if you drag, you see the intensity of white light is changing. If I drag towards the right direction, it is increasing up to 100%, right? तो अगर मैं सपोज किसी सैंपल के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे वो सैचुरेट कर गया है, राइट, मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्या है. तो जैसे आप इसके ऊपर अपना ये पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन आते हैं. जस्ट 1 click on this will this show this A symbol. तो देखो इंटेंसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी इसके हिसाब से, राइट. If I click on this one, it will show A. तो इसने ये कंट्रास्ट को भी अपने आप एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, राइट. सेम वे अगर मैं एक बार क्लिक कर दूं तो अभी इसी स्टेट में रहेगा. तो अब अगर नीचे करूंगा तो कम हो जाएगी, बट वो फिर नहीं आ रही है दोबारा से, मतलब अब नहीं दिख रहा है. 29 पे भी तो मैं क्या करूंगा, इसको कम पे ले जाऊंगा, एक बार फिर से ऑटोमेट करूंगा तो ये दिख रहा है मुझे. तो अब आप इस पे भी रख सकते हो, अब कहीं भी लेके जाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है, दिस इज जस्ट टू व्यू योर सैंपल इन बेटर वे. ठीक है, you are controlling the automated adjustments of your brightness and contrast. और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आते हैं. तो कई बार आप अगर इस पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो स्ट्रेच अपने आप आ गया. अगर मैं इसको हटा दूं तो वो चला भी जाएगा, नहीं जाएगा तो हम यहाँ से सेट कर देंगे. फिर कई बार क्या होता है, सैंपल जैसे मैं बार बार सैंपल चेंज कर रहा हूँ ना, या मैंने इन बिटवीन ये रखा फिर दूसरा रखा, तो कलर अलग दिखेगा आपको कभी कभी. जैसे सैचुरेट हो जाएगा, ब्लू ज्यादा दिखेगा, कई बार ग्रीन ज्यादा दिखेगा. तो उसको बैलेंस करने के लिए व्हाइट बैलेंस है. जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये व्हाइट बैलेंस हो गया. ये मूव क्यों कर रही है स्टेज? नो सर, अभी यहाँ था, हाँ. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. देखते हैं कितना कैसे. ओके, फिर आप इसको जूम करके भी देख सकते हो, यहाँ यहीं से जस्ट वीडियो को जूम करके आप यहाँ से देख सकते हो. दिस इज 1.43 टाइम्स, और एल्स यू कैन गो डायरेक्टली टू 1:1. राइट. ये मूव क्यों कर रही है? और ये जो हम इसको कम करके देख रहे हैं ना, दिस ऑक्टागन, ये बेसिकली अपर्चर कम हो गया. इफ लेट्स से समहाउ योर सैंपल इज वाइट इन कलर, you are not seeing anything, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि फोकस में है नहीं है, कहाँ पे है. तो हम इसको मूव करके we will try to find out कि we are in focus or not. तो जहाँ पे इसके एजेस शार्प हो जाएंगे, that means it is in focus, means nearly focus. Fine adjustment you can always look for. और आपका जब ये हो जाए एक बार, then you open it up. ठीक है, उसको क्लोज में नहीं रखना है, क्योंकि फिर अदरवाइज आपका सिग्नल भी कम ही जाएगा आगे, तो ब्लॉक करेगा लाइट को. और इसको भी आप पूरा ओपन कर सकते हो. ठीक है, व्हाइल यू आर मेजरिंग. This is, I think, clear. Now the second thing here is that these two buttons are there, video buttons. This top one is selected at present.
If I select this one and I turn on my laser, and now this is yellow in color, that means laser is now inside the instrument. Earlier when this was not yellow, laser was not entering inside, there was a shutter which was blocking it. Abhi kya hai? Now it is inside, but I cannot see it here. Why? Because I have selected the top button. If I select this one, now a wheel, a shutter was there in between which comes out. तो अभी आपको लेजर यहाँ दिख रही है, ठीक है, बट आप अब बाइनोकुलर में कुछ नहीं देख सकते, ठीक है? तो लेजर ऑन में अगर आपको यहाँ देखना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर आपको विद लेजर ऑन वहां पे देखना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है. तो सेम सैंपल अब हमें वहां पे देखेगा बाइनोकुलर्स, राइट. सो दिस इज फॉर सेफ्टी पर्पस कि अगर आप डायरेक्टली लेजर को वहां से देखोगे तो दैट कैन बी फोकस डायरेक्टली इनटू योर आईज. अब इसका सेकंड यूज क्या है, जस्ट टू विजुअलाइज से अलग. तो इफ लेट्स से आई रिड्यूस द लेजर इंटेंसिटी, बढ़ाते हैं, आई रिमूव दीस ऑटो बटन्स और मैं इसको वापस कम करता हूं, राइट. क्लोज इट डाउन. मैंने लाइट ऑफ कर दी है, वी कैन टर्न ऑन द लाइट एज वेल. नाउ यू कैन सी दिस इज 10% पावर. ओके, इफ आई ड्रैग इट डाउन, see the spot intensity is now reducing further. तो आपका जो spot है वो यहाँ पे है. So this laser spot should be in the center of this crosshair, the cross section. और हम basically इस location से ही signal लेंगे. जहाँ पे crosshair है वहीं से signal आएगा. If let's say I turn on light. सैंपल पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फॉल कर रहा है. नाउ इफ यू क्लिक ऑन वन लोकेशन ऑन टू द सैंपल, स्टेज मूव्स. तो ये जो फाइन मूवमेंट्स आपको इससे नहीं करने हैं. अब अगर यहाँ पे मुझे यहाँ से सिग्नल कलेक्ट करना है तो मैं इससे भी मूव कर सकता हूँ. और द सेकंड वे इज कि मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्टेज वहां चली जाएगी. हाँ, तो ये इस स्टेज की आपके लिए अच्छी बात है कि यू कैन जस्ट गो टू दैट लोकेशन एंड यू कैन कलेक्ट इट, राइट. तो सपोज ये कोई फीचर है एंड you see these are the XYZ coordinate values of this stage. तो ये देखो ये X है, this is 13,665 तो ये लोकेशन, 7,890 यहाँ पे है, और ये Z अभी बोल रहा है कि this is 496. ओके, तो मैं इस लोकेशन को I can call as origin position. ये जो बटन है यहाँ पे, this is set origin. ओके, तो अगर मैं करता हूँ तो ये सब 0 0 हो गया, ये जो हो गया, राइट. अब इसका क्या यूज है? Let's say if I go to some location in my sample, I don't know where I am now. So you can recall that location, go to origin. It will take you back to that location. Okay. अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, you can take a snap of your this view. Right? अभी स्नैप में अगर मैं कहीं पर डबल क्लिक करता हूं, स्टेज वहां मूव करेगी, ठीक है. सेकेंड थिंग इज मोन्टाज क्रिएशन. अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं एंड आई क्रिएट अ 3x3, दिस इज वन टाइल, राइट. इफ आई मेक इट 3x3 मीन्स आई विल बी कंबाइनिंग 9 tiles together to create a bigger view of my sample. Okay, तो अब मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है दैट इज इंक्रीज्ड, राइट. तो अब अगर मैं यहां पे किसी जगह पे क्लिक करता हूं, आई विल गो डायरेक्टली टू दैट लोकेशन. अब नाउ आई कैन एक्वायर दिस एंड आई कैन रिकॉल दैट पोजीशन, गो टू ओरिजिन जो हमने प्रीसेट की. इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ओरिजिन को. दिस इज वन टाइप ऑफ मोन्टाज. नाउ देयर इज वन मोर टाइप. इफ आई लेट्स से स्विच टू 5x ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स है, तो लेजर के सामने ग्रीन इंडिकेटर है, मींस लेजर इज ऑन. ऑन मींस ऑन तो है ही, बट नाउ इट इज इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट. ओके, so I need to switch off the laser from here. So now this goes off. Okay. I have selected 5x there. I need to move to 5x now.
मैनुअली करना। हाँ, और मैंने यहाँ पे 5x क्यों किया है, क्योंकि ये जो आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे उसकी हिस्ट्री फाइल भी जनरेट होती है। तो अगर आपने 5x पे किया है और आपने चूज वही किया है, और बेसिकली होता क्या है, ये एक्सेस भी चेंज होती है। तो देखो ये अभी कितना -600 प्लस 600 के बीच में वैरी कर रहा है 5x। इफ लेट्स से आई चेंज टू 50, सी दिस इज रिड्यूसिंग। वो जो मूवमेंट है वो भी फिर अलग अलग हो जाएगा अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे। आपने अगर सिर्फ वहां चेंज कर दिया तो भी अलग है। तो जो ऑब्जेक्टिव अंदर है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, राइट। आई विल रिड्यूस द इंटेंसिटी फर्दर बिट। नाउ so this is my origin position 0 0. I will take a snap of this first. Okay, I will move my stage to one direction जहां पे आपको लगता है कि are the limits of your sample। जैसे यहाँ पे एक कोटिंग है सिलिकॉन की, तो मुझे पता है कि यहाँ पे है। अगर बड़ा सैंपल है we can take the edge to that location as well। तो मैं सपोज यहीं पे लेता हूं। I will take one more step, then I will come to my left, I will take one step here, and I will go on top, I will take step here, take this down, right। Now I open this window। तो इसमें जो ये वाले फीचर्स हैं, ये हमने सिर्फ अभी तो यहाँ चेंज किया था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डबल क्लिक हियर, स्टेज मूव्स टू दैट लोकेशन। आई विल से दिस इज माय बॉटम लिमिट, सेट बॉटम। इफ आई क्लिक दिस साइड, स्टेज गोज टू दैट लोकेशन, सेट लेफ्ट, क्लिक ऑन टॉप, दिस इज माय टॉप पोजिशन, right, and run। अभी आपने 5x ऑब्जेक्टिव से ये क्रिएट किया, राइट। अब now I will say go to origin, this is the option, go to origin, and I will change to my 50x objective, right। तो अभी देखो इंटेंसिटी कम होने पे 5x पे यहाँ दिख रहा था, 50x पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो या तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ या आप यहाँ पे सिर्फ ऑटो कर दो इस पे, ठीक है। Now this is near to that origin। Yeah. Now if I click onto this image, now I am onto this black portion, I am onto this feature somewhere। Okay, now you can fine tune it to check for focus। So this gives you a better visibility of your sample कि कहाँ से आपको सिग्नल लेना है, कहाँ पे आपको मैपिंग करनी है। या अभी तक आपने मैपिंग नहीं करी है, you just 2 point measurements, you can perform mapping as well। Mapping is next step in Raman, which gives you a chemical image of your sample। Okay, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आप चेयर ले लो ना, आप सब लोग कब तक खड़े रहेंगे। सर ये रेजोल्यूशन जो है, मतलब हमें ये ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किस पे इमेज अच्छी आ रही है। और इफ वी गो लाइक मोर देन 50 5x बेसिकली इज रिड्यूसिंग योर टाइम। अगर मैं ये सेम इमेज 50x या 20x से जनरेट करूंगा तो ये जो टाइल्स आपको दिख रही है ना, ये छोटी होंगी, मतलब वो छोटी में होंगी तो बहुत सारे को ऐसे ऐड करेगा। तो मैं 5x से इसलिए कर रहा हूँ कि उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, तो मैं इजिली एक बड़ी इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। और अब इस इमेज में मेरे लिए इजी है टू रिकॉर्ड अ स्पेक्ट्रम और मैपिंग एनीथिंग लाइक। Now we can save this image as well। If you right click, you can save this image either with axis जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे, और without axis just आपको इमेज चाहिए कहाँ पे आपने मैपिंग किया है या मेजरमेंट किया है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक?
आपने 3x3 करके सैंपल की इमेज क्रिएट की थी, यस वो भी क्या कंप्लीट सैंपल की इमेज है? नहीं वो सिर्फ उस जैसे area अगर की मैं है। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ सेट ओरिजिन, तो मुझे पता है कि दिस इज माई 0 0 लोकेशन, राइट? अभी 0 0 के रिस्पेक्ट में एक टाइल यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, एक उस नीचे, एक same नीचे। को भी 3x3 में दिखाएगा। नहीं इसको 3x3 में नहीं दिखाएगा, ये एक व्यू है। अच्छा, इसके बाद अगला व्यू अगर मैं सैंपल को यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ हाँ, आएगी, ओके सर, आएगा। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, हाँ, yes. तो इतना बड़ा व्यू आएगा मेरे पास। हाँ, sir, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अब वो कंप्लीट नहीं होगा, वो ओरिजिन से 3 देखो ये वन व्यू पहले वाला लिया, फिर मूव कर रही है, ऐसे 3 यहाँ लिए, हाँ, ठीक है? तो जो मेरी 0 0 लोकेशन है वो ये है, हाँ जी, ठीक है? उसके रिस्पेक्ट में नाउ आई मूव 500 माइक्रोन्स दिस डायरेक्शन, अराउंड 300 माइक्रोन्स इन यस वाई डायरेक्शन। यस फिर पूरी इमेज आ गई मेरे पास। यस। इसे तो कर सकते हैं एक मतलब सैंपल को हमें प्लेस करना है उसका मिड पॉइंट पे, और उसके बाद हम सैंपल का अगर साइज जानते हैं तो उसका मतलब कैलकुलेट करके ये मिड पॉइंट है तो इधर हाँ बिल्कुल, वो वाला ऑप्शन भी है। तो जैसे आपको पता है कि उसका डायमेंशन क्या है, तो आप लिखोगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो रीजन आप देखें भी उतना ही आप एरिया सेलेक्ट दे सकते हो। तो और ये 3x3 तो हमने एक टाइल सेट कर दी। अभी अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे -100 से +100 तक जाना है, और जैसे सपोज मैं दिखा के देता हूँ, तो -100 से 100 में, और इधर -100 से 100 में, ठीक है? If I do that, it should run. तो जो हमने रीजन दिया है इसमें 2x2 की टाइल फिट बैठती है, तो ये -100 +100 सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का इसने दिया है। क्योंकि फील्ड भी इतना बड़ा है ना, तो -100 लिया नहीं। अगर मैं, क्योंकि ये आप देखो कि ज्यादा बाहर चला गया है, कि वो टाइल इतनी बड़ी है ही, अदरवाइज अगर मैंने 20x रखा तो उसी हिसाब से टाइल से एडजस्ट होता। बट हाँ, आपको एक एरिया मिला है जो आपको -100 से +100 में मिलेगा, उसके बीच का एरिया बाहर का जो भी है, राइट? ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं और हाउ टू इम्प्रूव योर मेजरमेंट, राइट? तो मेजरमेंट सेक्शन में जाके these are the 3 options you have. Spectral acquisition is for point measurement. Depth series acquisition when you perform your measurement along z direction, starting from top surface of your sample, going in depth. Suppose 10 microns से मुझे कुछ सिग्नल उठाना है, तो वो depth series acquisition है। And this map image acquisition is for mapping. Mapping, आपको पता है mapping समझ में आती है? मैं mapping बोलता हूँ। हाँ, तो जैसे इमेज में सर जो डेप्थ सीरीज एक्विजिशन है, अगर हमारा मल्टीपल लेयर सैंपल है, हाँ उसको कर सकते हैं। उसको कैसे? हाँ, तो आप अपने स्टेप्स ले सकते हो। तो जो हमारी स्टेज है यहाँ पे, इट कैन मूव विद लोवेस्ट स्टेप्स ऑफ 10 नैनोमीटर्स, बट हमारा जो स्पॉट साइज है, लेजर स्पॉट साइज इज 1 to 1.4 माइक्रॉन्स। तो आप बेसिकली अगर आपको स्पेशली रिजॉल्व करना है तो आपको स्टेप देने होंगे 1.5 माइक्रॉन्स के। बट अगर आप चाहते हो कि आपका सैंपल नैनोमीटर्स में है, तो आप उतने प्रिसाइजली मूव कर जाएंगे नैनोमीटर्स में, से 50 नैनोमीटर स्टेप्स, और आपको एक ओवरलेड कुछ मिलेगा, जैसे 50 पे मिला, 50 में मिला, और जो आपकी लेयर वो है 150 नैनोमीटर्स की, तो 150 50 50 50 450 पे 200 नैनोमीटर हो गया। तो पर आपकी लेयर 150 की है, तो जो रामा सिग्नल आ रहा है 150 तक ही आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ये आ रहा है। तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी जो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी के आसपास होगी, 150 या 200 जो भी है। बट जब बहुत थिन सैंपल्स होंगे, इवन अगर आप सेमीकंडक्टर वगैरह में काम कर रहे हो, तो उस केस में फिर आपकी लेजर की वेवलेंथ और कम होनी चाहिए। जैसे यूवी लेजर है, उसकी वेवलेंथ कम है, तो यूवी लेजर की अब जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है लाइट की किसी भी चीज के अंदर, वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो अगर आप लोअर वेवलेंथ की बात करेंगे, दैट विल पेनिट्रेट डीपर इनटू योर सैंपल, बट 532 एंड जो लोअर वेवलेंथ है दे विल पेनिट्रेट लेस। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेडियो वेव्स हमारी बिल्डिंग्स में आ जाती है, बट विजिबल लाइट अंदर नहीं आ रही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है विजिबल लाइट। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही 785 कैन पेनिट्रेट डीपर, तो अगर आप लेयर सैंपल करोगे तो 785 इज नॉट अ गुड चॉइस, आपको 532 से करना है। और ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर आप 100x करते हैं तो वो बहुत नैरो, मतलब उसका वर्किंग डिस्टेंस कम है बट वो बहुत फाइन फोकस करता है। तो इट्स बेटर अगर आप लेयर्स सैंपल स्टडी करेंगे, यू शुड स्विच टू हायर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव, 50x और 100x।
5x20x से सैंपल कुछ इस टाइप का है, उसमें मैंने एक स्क्वायर चूज किया कि मुझे इस पूरे एरिया का मैप क्रिएट करना है। मैप मीन्स इमेज, केमिकल इमेज। तो जैसे हम पॉइंट स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो मेरा एक पॉइंट यहाँ से मैंने सिग्नल ले लिया, राइट। पर उसमें क्या है, हम पॉइंट बाय पॉइंट जाते जाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने सिग्नल उठाया, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये उठाया, मतलब ये स्टेप होंगे 1 माइक्रोन्स के। वैसे करते करते हम एक सीरीज ऑफ रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे पूरे एरिया में, ठीक है। तो इन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा सपोज इसको जनरेट करने में मेरे को चाहिए 10,000 स्पेक्ट्रा। तो 10,000 जो पॉइंट्स हैं उनसे हम एक इमेज बनाएंगे, दैट विल बी रामन इमेज विच हैज केमिकल इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे एक अलग टाइप का कंपोनेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे अलग टाइप का कंपोनेंट है, कुछ और है, तो आपको रामन सिग्नल यहाँ से अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा। तो यू कैन विजुअलाइज योर सैंपल स्पेशली कि हाँ मेरे सैंपल में यहाँ पे ऐसे वेरी कर रही है चीजें। पॉइंट में क्या आप जाके यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, बट मैपिंग में आपको एक क्लियर इमेज मिल सकती है आपके सैंपल की कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है। और अब उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली सपोज यहाँ ये आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप 50x ऑब्जेक्टिव या हाई मैग्नीफिकेशन से आइए, वो सिर्फ कितने के अंदर मैपिंग करिए, तो आप उसको फर्दर रिजॉल्व कर देंगे कि हाँ मैं अब इसको देखा। तो मैपिंग ऐसे होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मेजरमेंट्स। टाइम लगेगा, जैसे सपोज आप 2 घंटे 3 घंटे, इवन अगर बड़ा रीजन आपने दे दिया तो 8-10 घंटे भी लग सकते हैं। बट जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो पॉइंट से कहीं ज्यादा होगी। पॉइंट जनरली पॉइंट भी मैं ये नहीं कहूँगा कम इंफॉर्मेटिव। अगर आपके पाउडर सैंपल है, कुछ आपको कुछ देखना है तो ठीक है, पॉइंट इज गुड। बट अगर आपका फिल्म्स है या लेयर सैंपल है या कुछ है, वहां पे मैपिंग कैन गिव यू मोर इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल पॉइंट मेजरमेंट से। तो पॉइंट मेजरमेंट में 2 मोड है, वन इज स्टैटिक मोड, वन इज एक्सटेंडेड मोड। मैं बात कर रहा था, मैं जब बैठा था बोलने के लिए कि इसमें एक एक्सटेंडेड स्कैन भी रहता है। एक्सटेंडेड स्कैन बेसिकली क्या है, जब मैं बात कर रहा था कि जो ग्रेटिंग है वो डिस्पर्स कर रही है लाइट, राइट। लेकिन हमारा जो सीसीडी है उसके डायमेंशन तो लिमिटेड है, लाइट है उसके बाहर गिर रही है, तो मैं कैसे रीड करूं। तो स्टैटिक में अगर आप देखोगे, इफ आई पुट माय सेंटर एट 800 वेव नंबर्स, तो इसका एक लो एंड है और एक हाई एंड, ठीक है। सो व्हेन दिस इज एट 800 विद 532 एंड 2400, तो ये दिस इज 136 एंड 1395 तक ही आप एक स्पेक्ट्रम ले सकते हो। क्या मतलब है बात का, जब हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, यहां से लाइट आई, डिस्पर्स even in this component colors. Let's say this is my CCD, ठीक है। तो इस CCD का एक सेंटर है, एक लो एंड है और एक हाई एंड है। तो जो लो एंड पे जो लाइट गिर रही है दैट इज द लो, ठीक है। जो सेंटर है वो 800, सपोज मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो 800 वाली लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही होगी, इट विल कवर अप टू 3395 अगर यहाँ पे हम बात करते हैं। अब अगर मैं सेंटर को चेंज कर दूंगा, सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ 1000 पे, ये चेंज हो गया। क्या हुआ आप चेंज, मतलब अब ये एंगल चेंज हो गया इस ये जो ग्रेडिंग के बारे में। मैंने जैसे इसको 1000 किया, घूमी थोड़ी सी अलग घूमेगी, तो अब अलग रीजन इस पे फॉल करेगा। सीसीडी फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है, अंदर जो है वो फिक्स पोजीशन पे है। तो जब मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मोड है एक्सटेंडेड मोड। सपोज मुझे पूरा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है 100 से लेके 3200 तक। उस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल मूव दिस ग्रेडिंग कंटिन्यूअसली। तो हम जो इसका ये वाला एज है, पहले ये फॉल करेगा यहाँ पे, फिर हम इसको रोटेट करते जाएंगे जब तक कि ये वाला एज ना फॉल करे, या मतलब जहां तक हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड में जब मैं जाता हूं, यू सी अब हम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। यू कैन रिकॉर्ड लेट्स से फ्रॉम 100 और लेट्स से 200 टू 3500, या इसको 100 ही मान लो, अप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा वो बेसिकली योर ग्रेडिंग विल मूव कंटिन्यूअसली टू एक्वायर दिस फुल रेंज। तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेकिंग टाइम।
नहीं, जैसे ग्रेटिंग अभी एक एंगल पे है, वो ऐसे रोटेट करेगी बस, जब तक वो फ्यूज का लाइफ का एक एंड दूसरे एंड से पूरा कवर ना कर, ऐसे ऐसे। अभी फॉर टाइमिंग आई शो यू स्टैटिक के कैसे करेंगे हम इसको, पर उससे पहले आपको सिस्टम चेक करना है कि कैलिब्रेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरनल कैलिब्रेशन सोर्स है, तो उसके लिए आपको बताया होगा शायद किसी ने कि टूल्स में जाके क्विक कैलिब्रेशन ऑप्शन है, आप यूज करते हैं कोई? ओके, तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे, रमन मेजरमेंट, आपको हमेशा चेक करना है कि योर एक्सिस आर कैलिब्रेटेड और नॉट। एक्सिस कैलिब्रेट होने का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड सिलिकॉन सैंपल है उसकी पीक 520 या 21 पे आ रही है नहीं आ रही है, और उसके एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी काउंट्स है, अगर वो नहीं आ रहा है दैट मींस योर सिस्टम इज नॉट कैलिब्रेटेड। तो अगर मैं क्विक कैलिब्रेशन करता हूं, इट विल रन वन मेजरमेंट with this condition 532 and 2400, राइट। तो y यहाँ हो गई हिट, और बाकी आपका जो रामन सिग्नल है सिलिकॉन का। अब इसकी पीक पोजीशन चेक करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है पीक पिक करके, सेकंड ऑप्शन। If I click on this one, it shows that this is 521, और एग्जैक्ट आपको दिखनी है तो यू हैव टू ड्रैग इट डाउन, तो ये आपको दिखेगा दिस इज 520.99। तो इसकी जो एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 520.5 है, बट दिस इज ओके, मींस 0.45 हियर एंड देयर। एंड इफ लेट्स से दिस इज मोर शिफ्टेड, जो कि नहीं होगी बहुत केसेस में, अगर ये आपकी शिफ्टेड आती है तो इसमें एक ऑफसेट का ऑप्शन है, टूल्स कैलिब्रेशन ऑफसेट। तो अगर ये अब ऑफसेट आ गया, सपोज ये वैल्यू आपकी 518 पे आती और उसी पे आई जा रही है बार बार, तो जैसे उसके लिए आप क्रॉस चेक करना है। जैसे एक बार यहाँ पे सपोज 580 आई, आप बोल रहे हो कैलिब्रेटेड नहीं है, एक बार फिर से क्विक कैलिब्रेशन करिए, देखिए अगर वो रिपीट हो रही है 580, क्योंकि कई बार क्या होता है शुरू में 580 आएगी, सेकंड टाइम पे इट माइट कम टू 520, क्योंकि वो जो मोटर्स है वो एडजस्ट होती है एक बार। अगर वो तब भी नहीं आ रही है, तो इफ लेट्स से द पोजीशन इज कमिंग एट 518 बट यू वांट इट टू बी 520, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या वैल्यू करनी पड़ेगी 2, बट विल इट बी -2 और +2। 580 में आपको अगर 2 ऐड करेंगे तो 520 होगा, तो +2 पुट करेंगे, बट यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे आपको -2 पुट करना है। ये ऐसे रीड कर रहा है कि मेरी जो पोजीशन है वो -2 से शिफ्टेड है, तो जब आप when you say this is shifted by -2, you will put -2 here, then it will go to 520, और इसके वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे 523 अगर आ रही है then you will put +3, कि वो +3 से डेबिटेड है 520 से, ठीक है। तो एक बार वो आप सेट कर दोगे, देन यू क्लिक ओके, और एक बार फिर से क्विक कैलिब्रेशन रन करना है, फिर आपको चेक करना है, देन यू स्टार्ट रनिंग योर मेजरमेंट। ओके, आई विल क्लोज इट बैक। तो हमने क्या किया, टूल्स में जाके कैलिब्रेशन में जाके हमने किया क्विक कैलिब्रेशन, राइट। इसका एक शॉर्टकट बटन भी है यहाँ पे, लगा जस्ट क्लिक ऑन दिस, you will get your spectrum and just click to pick. देखो थोड़ा सा हल्का शिफ्ट आया है पोजीशन में, अर्लियर वाज 520.9, दिस इज 5.5, ये एग्जैक्ट आ गई पूरा। अभी हर बार ये सेम आएगी हर बार, तो आपको एक दो बार करके देखना है कि हाँ पोजीशन वही आ रही है ना 20। ओके, नाउ एक बार हम यहां से भी रिकॉर्ड करके देखते हैं। मेजरमेंट न्यू सीजी, अभी मुझे पता है कि ये सिलिकॉन है, राइट, इसकी भी 520 पे आएगी, तो जो लो और हाई एंड है उसके बीच में 520 होना चाहिए, तभी ऐसे सिग्नल दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो और कोई सैंपल जिसने आपको बताया कि इसकी 1500-1600 रुपये आएगी, आपको एक सेंटर उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सपोज 2000 है जैसे भी है, तो सपोज मेरी एक पीक है 1500 पे, तो मैं इसको पुट करूंगा 2000 या फिर लेस देन दैट, तो वो पीक उसके बीच में फॉल करेगी, तो मुझे वहां से सिग्नल मिलेगा, राइट। तो अभी मुझे पता है कि मेरी पीक 520 पे आएगी, आई कैन से 520, बट ये अब -170 पे जा रही है। -170 क्या है कि रिले के उधर का सिग्नल, रिले 0 पे उधर का सिग्नल। अब मैं इसके बीच में वेरी कर सकता हूँ इन वैल्यूज को, इसके बाहर नहीं कर सकता हूँ। सपोज 1138 है, आई कैन नॉट मेक दिस 1200। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, गो बैक अगेन टू दैट लिमिट,
बट आई कैन पुट 1000 here. ये हम रीड कर सकते हैं. ऐसे ही सेम -170 के नीचे नहीं जा सकते हम, -180 या -200. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 100. राइट. तो रेंज इज क्लियर टू यू. अब जैसे 532 और ये एक चीज है कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इस पे कंपेटेबल है. ओके. 532 with this grating is compatible. Green sign is there. 1800 पे this is not. With 600 yes. Right. तो जो आपकी 660 है, सॉरी 785 नहीं, आपकी 660 है दूसरी. 660 है. So it will be compatible with 1800. 2400 पे आप देखोगे तो नहीं होगी, 600 पे होगी. तो 600 का भी यूज करेंगे आप. हाँ, तो 600 का भी यूज करेंगे. 600 दोनों के साथ कंपेटेबल. 660 के साथ वो क्यों देंगे यहाँ पे? हम तो 1800 पे हम चला सकते थे रमन करने के लिए. यहाँ पे आप पीएल भी कर सकते हो. तो जब आप 600 लाइन पर करेंगे मतलब आप डिस्पर्स कम कर रहे हो लाइट को. ठीक है. अब आपको रेजोल्यूशन से मतलब नहीं है, आपको इमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है. तो आप 532 से एक्साइट करोगे या 660 से करोगे एक्साइट, एंड देन यू विल चूज 600 लाइन्स पर रीडिंग, और आप यहाँ पे नैनोमीटर में देंगे. सपोज मैं 532 से करके 900 तक का मुझे पीएल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है, तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. सर ये एक्सटेंडेड स्टेट में भी कर सकते हैं क्या? ये एक्सटेंडेड में ही करना है. जो पीएल है वो एक्सटेंडेड में ही करना है. अच्छा. और ये सिंक्रो स्कैन पे रन करता है. राइट. पीएल ओनली एक्सटेंडेड पे और रमन स्टैटिक पे. ये देखो क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं करता है. स्टैटिक मतलब छोटी रेंज. पीएल हमें बड़ा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है, वो स्टैटिक पे हो ही नहीं सकता है पहली बात. तो उसको हमेशा एक्सटेंडेड पे ही करना पड़ेगा. राइट. सर मेरे केस में जैसे पीएल का रेंज आता है 2500 नैनोमीटर, तो वो इस पे नहीं होगा. तो सर ये किस पे डिपेंड करता है? सीसीडी की रेजोल्यूशन. हाँ, जो रेजोल्यूशन नहीं उसकी सेंसिटिविटी. हमारा जो सीसीडी है इट कैन सेंस अप टू 1050 नैनोमीटर. तो उसके अंदर अगर आपका कोई बैंड है यू कैन सी हियर. इफ इट इज बियॉन्ड दैट यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर सिस्टम. और या फिर इसमें एक डिटेक्टर और लगा सकते हैं, इन गैस डिटेक्टर. दो भी लगा सकते हैं आप. उसका रेंज से कितना है? इन गैस का में दो आते हैं ऑप्शन, 1700 और 2200 तक. पर फिर आपका 2050 है, 2500 है, तो वो भी नहीं हो पाएगा. वो इस सिस्टम पे नहीं कर सकते. So this is static. I change to centimeter inverse. I apply, and I will switch to 532 back, and I will do it with 2400. Apply. तो ये देखो ये रेंज आ गई. let's start from 100 to somewhere 800 भी रख सकता है. Precision. हाँ, तो precision में अब आता है exposure time, laser power and accumulations. Exposure time, as the name is suggesting, how much time you are exposing your sample to the laser. Okay, so by default this is 1 second. You can even reduce or you can increase this number. Laser power you can control. Let's say I can use, so these are the 16 levels I was talking about. So if I use, let's say 50% power, I click on apply. Okay. So if you want to take a single measurement, तो आपको ये run बटन है जो यहाँ प्रेस करना है. Right? Press run. It will take a measurement. Okay. अब आपको सपोज यहाँ पे कुछ फाइनाइट और माइन्यूट फीचर्स दिख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में. हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर रीजन को भी जूम इन कर सकते हैं. ये ऐसे होता है. राइट क्लिक जूम आउट. तो सपोज मैं इसको इतना जूम इन करूं, आई कैन फिट दिस पीक टू. एक तो पीक मैंने आपको बताया ऑप्शन, जो आप पीक से देखेंगे. दूसरा ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे एनालिसिस में जाके कर्व फिट भी कर सकते हैं. तो ये इसके पॉइंटर के साथ में कर्व का सिंबल आ रहा है. ठीक है. जैसे ही मैं इसको यहाँ ले जाके कहीं पे भी मुझे कर्व देनी है तो आई विल जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक, तो ये आएगी टेंटेटिव पीक टू बी फिटेड, एंड देन यू विल से राइट क्लिक एंड स्टार्ट फिट. तो ये फिट हो गई थी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉसियन एंड लॉरेंजियन कर्व्स. सो दैट्स व्हाई इट इज परसेंट गॉसियन फॉर दिस पीक. आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में कि ये परसेंट गॉसियन क्या है. अगर आपको जरूरत है तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है. तो जो पीक्स नेचुरल होती है, मतलब अगर आप किसी एक सैंपल की रमन पीक देखें तो
तो वो नेचुरली लॉरेंजियन होती है, इट्स 100% लॉरेंजियन। बट अगर आप उसके अंदर ब्रॉडनिंग इफेक्ट्स को देखेंगे, ये कोलेजन ब्रॉडनिंग हो रही है, डॉपलर ब्रॉडनिंग हो रही है, कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो पीक ब्रॉड हो रही है नेचुरली, तो जो ब्रॉडनिंग है वो बेसिकली गॉसियन होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नीचे आया, एक्साइट हुआ नीचे आया, तो दिस हैपेंस एक्सपोनेंशियली। और एक्सपोनेंशियल का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो आता है लॉरेंजियन कर्व। लॉरेंजियन कर्व का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आता है एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, तो नेचुरली अगर किसी पीक में ब्रॉडनिंग नहीं है, दैट पीक विल बी 100% लॉरेंजियन। बट इस पीक के अंदर कुछ ब्रॉडनिंग इफेक्ट्स है जो कि नेचुरल ब्रॉडनिंग हो सकती है सेल को भी, विच इज अराउंड 17.4%। इसका मतलब ये, दिस पीक इज एट 520.6, width is 3.96 and the intensity is 92,606.5. ठीक है, now these are the exact or accurate values after fitting, right? And you can save these values as well. You can save these. Let's say I go to desktop, I create a folder here. I click open. दिस इज WXC फाइल, और जनरली जो भी आप फाइल सेव करेंगे उसमें वो WDF होगी। WDF इस वायर सॉफ्टवेयर है, तो नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वायर। तो वायर के अंदर जो रीड होती है फाइल उसको WDF बोलते हैं। तो यू सेव इट, नाउ यू से रिजेक्ट, ये हमें फर्दर नहीं जाना है इसमें, सो आई विल जस्ट जूम आउट। अभी सपोज यहाँ पे बहुत फाइनाइट फीचर रहते जो इसके कारण मास्क आउट हो गए हैं, तो हम वहां पे भी जूम इन करके देख सकते हैं ऐसे करके कि कुछ है क्या वहां। एक बार रमन पीक भी हो सकती है। अभी सपोज आपको नॉइज दिख रही है इन एजेस के ऊपर, या आपको कुछ ऐसा पोर्शन जो नहीं चाहिए, आपको फोकस करना है इस पीक के ऊपर, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में जाके ट्रंकेट का ऑप्शन है। तो ये दो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, उसके बीच का डाटा ही रखेंगे, बाहर का रिमूव हो जाएगा। सो इफ आई लेट से मूव इट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो ये इतना ही बचा, रिमेनिंग गोज ऑफ, आई विल से एक्सेप्ट। जैसे हमने एक्सेप्ट किया, अब वो उस पर ट्रंकेशन लग गया। कई बार यहाँ पे कॉस्मिक रेज भी आती है, आपने देखा भी होगा, स्पाइक्स। वो कॉस्मिक रे रिमूव करने के लिए जैप ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो रीजन है, इसको जहां पे भी आप ले जाएंगे ट्रैक करके, ये उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको स्पीक पे लेके जाऊंगा तो इसको देखो रिमूव कर देगा। और आपको राइट क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। बट जनरली स्पाइक्स बहुत नैरो होती हैं, तो आपको इसको नैरो डाउन करके रखना है ऐसे स्पीड के ऊपर, देन यू विल एक्सेप्ट, तो वो भी रिमूव हो जाएगी स्पाइक्स। सो दिस इज फॉर सिंगल स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, अब अगर इसी सेम कंडीशन में जो मैंने दी है, इसको मेजर करने के लिए मुझे इसी में अगर चेंजेस करने हैं, तो इसमें एक ऑप्शन है मेजरमेंट सेटअप। ये जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट में रन किया तो ये रन हो गया ना, सेकंड है सेटअप मेजरमेंट करके। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो जो सेम मेजरमेंट विंडो थी मेरी, वही ओपन होगी। मैंने यही कंडीशन दी थी, ठीक है। आई कैन चेंज दीज एज वेल। अब अगर सपोज मुझे चाहिए आई वांट टू रीसेट दिस, तो अगेन उस पे जाएंगे, हम फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, नो टू ऑल। तो एक नई विंडो नहीं खुली। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको फिर दोबारा से एक मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, आप फिर से ओके करोगे और रन कर दोगे, तो एक अलग विंडो में आएगा। सेम विंडो में अगर आपको करना है तो आपको इस मेजरमेंट सेटअप का यूज करना है। और इसके जो काउंट्स हैं, दैट लिमिट इज अप टू 1,50,000। अगर उसके बियॉन्ड आपका सिग्नल जा रहा है, दैट मींस इट इज सैचुरेटिंग। तो ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं आपको, दिस इज इंडिकेटिंग कि हमारा जो सीसीडी है वो सैचुरेट हो गया। और अगर सपोज मुझे इसको एट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, दिस नंबर इज 1,10,000, दिस इज बिलो 1,50,000, राइट? If I increase my accumulations, let's say I make 10, I click apply, okay. फिर 10 टाइम्स क्या करेगा, इसको ऐड करता जाएगा। पर ये देखो सैचुरेट नहीं हो रहा है। अब ये 50 लाख 1 करोड़ तक सीख गया अकाउंट्स। 10 टाइम्स हमने 1,10,000 को ऐड किया, दिस इज नाउ 1 करोड़ 10 लाख, बट सैचुरेट नहीं हुआ है। ये ऐड करा जाएगा सारे सिग्नल।
Okay, let's close it. I will run one more measurement here. 102, same. Reduce this power to 10%. Right, okay. तो मैं अभी तक मैंने आपको दिखाया इन दो ऑप्शंस के बारे में, राइट? तीसरा ऑप्शन है साइकिल मोड। साइकिल मोड में क्या है, जैसे मैंने टाइम दिया है 1 सेकेंड, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दिस ब्लू लाइंस कम। तो हर एक सेकंड पे एक मेजरमेंट हो रहा है, वो सेम नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट इन साइकिल मोड। हर बार एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, राइट? अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे कि फोकस चेक करना है मुझे, अब आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं विद स्लो मूवमेंट्स। और आप जैसे मैं इसको मूव करूंगा, हाँ मेजर हो रहा है, बट अभी हम स्टेज को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन जस्ट टू चेक कि कहाँ हमारा फोकस है, तो फाइन। अभी जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कोई 4000 पे आ गया, मतलब हम आउट ऑफ फोकस नहीं है, आप चले गए हैं, तो मुझे इसको अपोजिट मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्दर रिड्यूस हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाते हैं क्लॉकवाइज। तो ये 15000 गया, आई विल कम अगेन, आई विल गो बैक। जहां पे ये काउंट्स मैक्सिमम आएंगे, दैट इज वेयर माय फोकस लाइज। ठीक है, आई नो नाउ आई विल फोकस। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा, आई विल गो टू दिस सेटअप मेजरमेंट, अप्लाई, ओके, और अगर कुछ चेंज करना है तो आई विल डू दैट और आई विल रन माई मेजरमेंट। अब जो स्पेक्ट्रम आएगा आई कैन सेव इट। ठीक है, जैसे अभी हमने फोकस वाली चीज देखी, आप एक बार इस वाले में देखो कि पीक पोजीशन भी चेंज हो रही है कैसे? नहीं, फोकस से नहीं होती है। वही चीज समझ नहीं आ रही है इसमें, मतलब ऐसे चेंज हो रहा है बिकॉज़ अभी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे इतना 10 डिग्री डिफरेंस पे इतना ज्यादा पीक पोजीशन, तो कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, टेंपरेचर डिपेंडेंट चेंजेस नहीं। इसी का दूसरे वाला सैंपल था, उसमें फिर भी थोड़ा लीनियर क्वेश्चन है। मैं वही कह रहा हूँ, उसको आपको एक बार दो बार रिपीट करना पड़ेगा। एक बार ऐसे ट्राई करके देखना। आप बोल रहे हो आप फोकस में थे, बट क्या पता ना हुआ, तो वो इंटेंसिटी जो वेरिएशन दिख रहा है वो उसकी वजह से पीक पोजीशन का जो वेरिएशन है ना, वो नहीं होना चाहिए। और इतना पीक ना कंप्लीटली ऐसे भी नहीं है कि स्मूथ है ऊपर से, वो थोड़ा ना ऐसे कर्व जैसा है, जैसे अभी स्पाइक्स नहीं दिखाई थी आपने अभी, ये जैसे है स्ट्रेट, ये तो ऐसे है, बट वो ऐसा पर्टिकुलर गोजिन एंड ओरिजिन की तरह नहीं है। एग्जांपल ऐसे थोड़ा ऐसे है, ऐसे है। तो काउंट्स कितने हैं वहां पे? काउंट इतने ज्यादा नहीं, 6 आई थिंक 1000 तो वो आपके सैंपल की इनहेरेंट वो चीज है ना, वहां पे क्या पता इट्स डबलेट और ट्रिपलेट ऑफ पीक्स। एक पीक तो स्ट्रेट है, एक थोड़ी वाइड है, और एक बीच में कोई और है, तो उन तीनों का कन्वोल्यूशन आपको दिख रहा है वहां पे। वो आप उसको एक पीक नहीं बोल सकते, आप उसको डीकन्वोल्यूट करके देखना पड़ेगा। तो इतना हो गया क्लियर आपको कि हम ऐसे से कर रहे हैं, राइट? नाउ इफ आई गो टू एक्सटेंडेड स्कैन, राइट, तो यहाँ पे देखो सिंक्रो स्कैन लिखा रहा है, दिस इज रेनिशो स्प्लिटिंग। जब आपको बता रहा था ना हम मूव करेंगे, तो जनरली लोग कैसे करते हैं, बिग स्टेप्स पे मूव करते हैं। मूव करेंगे, एक स्पेक्ट्रम लेंगे, स्टिच कर देंगे दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरे वाले, तो पूरी रेंज रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट सिंक्रो स्कैन में क्या है, आपका जो सिग्नल है वो कंटिन्यूसली मेजर होता है, तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट विल बी आर्टिफैक्ट फ्री। क्योंकि जब आप दो स्पेक्ट्रम को स्टिच करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है वहां पे स्टिचिंग आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं एट दैट लोकेशन। बट अगर आप सिंक्रो स्कैन से कर रहे हैं, यू विल नॉट सी दोज थिंग्स। बट यहाँ पे आप 10 सेकंड से कम टाइम नहीं रख सकते, 10 सेकंड इज द लिमिट। यू कैन इंक्रीज इट बट यू कैन नॉट डिक्रीज 10। सो इफ आई कीप इट एट 10, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, एंड आई रन दिस मेजरमेंट। अभी देखिए, अब आपको यहाँ पे अंदर साउंड आएगा। अभी फिलहाल तो लेजर एक्सपोज हो रही है फॉर 10 सेकंड्स। जब वो ग्रेटिंग मूव करना शुरू करेगी, उसकी एक साउंड आएगी, आराम आराम से वो मूव करेगी, अंदर वो मूव कर रही है। हमें लेकिन आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं यूज करना है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट यहाँ पे एक छोटा सा नहीं स्पाइक नहीं है, सिग्नलाइज सैंपल्स है। सर ये जो लेजर है, ये हर एक्यूमुलेशन में बार बार ऑन होती है, फिर एक बार ऑन होके फिर मतलब 10 एक्यूमुलेशन किया तो 10 बार स्पेक्ट्रा लेगा ओनली, या फिर हर बार लेजर ऑन होके एक सिग्नल लेगा? 10 एक्यूमुलेशन एक सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड आएगा, और वो मतलब 1 सेकंड के सिग्नल लेजर ऑन ही रहेगी आपके वहां पे, बट जो सिग्नल है वो 1 सेकंड वाला ही आगे जाके रीड हो रहा है, फिर उसके 1 सेकंड के बाद सीसीडी फिर से रीड करेगी।
ये कंटिन्यूस ऑन ही रहेगी उस दौरान 10 एक्यूमुलेशंस तक। पर आप यहाँ पे टाइमिंग का भी सेट कर सकते हो। और इसी सेम एक्सटेंडेड स्कैन को अगर सपोज आपके पास एक ऐसा सैंपल है जो सेंसिटिव है, आप उसको 10 सेकंड तक एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसे सैचुरेट कर गया, ठीक है, और आपको क्विकली देखना है क्या आ रहा है, तो आप इस एडवांस ऑप्शन में जाके स्टेप भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे जो लोग जनरली यूज करते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई, नाउ आई विल गिव दिस स्कैन। अब ये 1 सेकंड के लिए एक्सपोज करेगा, शायद 10 सेकंड नहीं है ना, 1 सेकंड है। हाँ, आई विल रन दिस। अब देखिए 3 बार मूव करेगी वो, 1 2 3, ठीक है। तो कंटिन्यूस नहीं था ये, 3 बार हुआ और उसने ऐड कर दिया सबको एक साथ। इसकी वीक पोजीशन भी देख सकते हैं, ये आ रही है। नेक्स्ट इज दिस इज क्लियर टू यू, एक्विजिशन इज ऑलमोस्ट क्लियर हियर। फाइल में जाके यू कैन प्रीडिफाइन द पाथ वेयर यू वांट टू सेव द डेटा। You will browse to that location and the default file will be WDF file. If let's say I give it this location, I call it as silicon, open. So this is a WDF file. I can also save a text file alongside with that. और अगर सपोज करो आप एक साथ बहुत सारे मेजरमेंट करते जा रहे हो एक लोकेशन पे, अलग लोकेशन पे, बट सेम कंडीशन पे, तो आप क्या जाओगे उस लोकेशन पे जाके एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करोगे, बट वो एक सेपरेट फाइल होगी और आपको सारी फाइल सेव करते जाना है। तो यू विल क्लिक ऑन दिस फोटो इंक्रीमेंट बटन। तो अब क्या होगा, सपोज जैसे मैं अप्लाई कर दूं एंड आई रिकॉर्ड फ्रॉम 100, ओके, सो लेट्स से आई रन वन मेजरमेंट, सैचुरेट हो गया, ये फाइल हमारी सेव हो गई। आई रिड्यूस दिस 10%, ओके, आई विल रन इट अगेन, वो फाइल भी सेव होगी। फिर मैं किसी दूसरी लोकेशन पे जाके फिर से रन करता हूं, वो फाइल भी सेव होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे फाइल्स सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं कोई भी डेटा लूज नहीं कर रहा हूं। अगर आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए तो वो भी साथ साथ क्रिएट हो रही है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। और स्पेक भी आप कर सकते हो सेव, जो आप एक्सेल वगैरह में कहीं पे करोगे। तो 2 फाइल फॉर्मेट्स विद ऑटो इंक्रीमेंट, और अगर आप उसको अनटिक करोगे तो एक ही फाइल सेव होगी, और अगर आप बार बार करते रहोगे तो उसको ओवरराइट करता जाएगा। एट द एंड जो आपने लेटेस्ट किया होगा वही सेव रहेगा। सो अप्लाई, ट्रिक्स में टाइमिंग का भी बटन है। अभी जैसे क्या है, कुछ लोग टाइम डिपेंडेंट स्टडी करते हैं। मैंने एक स्पेक्ट्रम अभी रिकॉर्ड किया, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट बाद फिर से एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो, या मुझे इन बिटवीन कुछ ऐड करना है मेरे सैंपल पे कि उसमें कुछ चेंजेस दिखे आपको। तो आप यहाँ पे टाइमिंग लगा सकते हो कि आपको कितनी एक्विजिशन करने हैं और आपको कितना इंटरवल देना है हर एक मेजरमेंट के बीच में। सो से आई पुट दिस 10 एंड आई पुट दिस इंटरवल एज 120 सेकंड्स। हर एक 120 सेकंड के बाद वो एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेगा। और ऐसे है। और एक ब्लीचिंग का भी ऑप्शन है। कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जहां पे आपको बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो वो जो बैकग्राउंड दिख रहा है मतलब आपको रामन सिग्नल नहीं दिखा है, बट अगर उस सेम सैंपल को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपोज किया जाए लेजर से, और उसके तुरंत बाद अगर आप उसका रामन रिकॉर्ड करें तो वो बैकग्राउंड कम हो जाता है। ऐसा बहुत सारे सैंपल्स में होता है। सो लेट्स से आई मेक दिस 600 सेकंड्स और 60 सेकंड्स, तो इस 60 सेकंड के लिए लेजर एक्सपोज करता जाएगा, उसके तुरंत बाद एक रामन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेगा। तो अगर ऐसा आपका सेंसिटिव सैंपल है जहां पे ये चीज दिख रही है, तो आप देखोगे कि अगर आप उसका डायरेक्ट रामन लेंगे तो वो बैकग्राउंड आएगा, और अगर आप उस टाइम के लिए एक्सपोज करके करेंगे तो आपको बैकग्राउंड कम हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, जो लेजर से इंड्यूस होता है, ब्लीचिंग, which is सैंपल ब्लीचिंग। तो ये भी आप कर सकते हो। एडवांस में मैंने आपको बताया ये स्टेप और सिंक्रोस्कैन का ऑप्शन। बाकी ये आपको ज्यादा टच नहीं करने हैं, यू विल नेवर यूज दैट, सो इट्स ओके। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर। पॉइंट मेजरमेंट वाला ऑप्शन है, तो हम किसी भी सैंपल के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में रखना जैसे मेरा, हाँ, आपको ट्राई करके देखना है। आपको ट्राई करके देखना है। अगर वहां पे कुछ नहीं आ रहा है तो यू एक्सपोज इट फॉर सम टाइम, लेट्स से 5 मिनट्स के लिए आपने एक्सपोज किया, और फिर देखो कि सिग्नल कैसा आ रहा है। अगर वो ब्लीचिंग के लिए सेंसिटिव है तो फिर आपको दिखेगा। तो यू कैन चेक दैट।
तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्ट्रल जिस पॉइंट मेजरमेंट, कैसे सिग्नल इंप्रूव करना है, कैसे सेव करना है, क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हम रखेंगे कि हमें ये दिखे, राइट। ओके, नाउ वी विल सी लुक अबाउट डेप्थ प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे। I will set origin on this. Now this is my zero. तो जो मेरा सैंपल है उसकी जीरो मुझे मालूम है कि now my surface is at zero, right? तो I will go to measurement, new depth series acquisition. Then you will select the range, how much you want to have this. Acquisition, let's say I reduced this to 10%, apply. And in depth setup, so this new option comes in here, depth setup file. I give this a path, just right. So depth setup में आप देखेंगे by default it is taking this 0 is on surface. If I make this 10 means 10 microns above the surface. It is showing 2 accumulations with 1 micron plus 1 micron. So second will be taken at 11 micron. 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका मतलब 2 मेजरमेंट लेगा ये, और मैंने लिखा है कि प्लस 1 माइक्रोन। तो पहली मैंने लिखी 10 माइक्रोन, तो सेकंड कहाँ लेगा 11 पे, तो वो 11 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ लेट्स से आई मेक दिस 5, तो देखेंगे 1 10 पे लेगा, 11 12 13 14 पे। अब अगर सपोज मुझे ऊपर से नीचे आना है, मुझे डेप्थ सैंपल की करनी है ना, हवा की तो करनी नहीं है, सो आई विल मेक दिस -1। तो अब देखिए 10 से 6 पे आएगा। अब अगर मैं इसको -21 कर दूं और माइनस ये स्टेप, हाँ मतलब मैं नहीं, फोकस पॉइंट 0 पे ही है। अब मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि 10 ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 0 तक आएंगे और फिर नीचे जाएंगे। और 10 कोई ऐसे रूल नहीं है, आप इसको 5 भी रख सकते हो, आप तो 0 भी रख सकते हो। ये आपको बोलना है कि आपको कहां से कहां मेजर करना है। तो अगर मैं इसको स्टेप रखता हूं 1 का और मैं -20 बार करूंगा इसे, नंबर ऑफ इक्वेशन 5 एंड आई मेक दिस -1 स्टेप एंड आई गो विद 21 टाइम्स। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग फ्रॉम 10 to -10, तो बीच में आपकी सरफेस आएगी, ऐसे आपका स्पेक्ट्रम आता जाएगा। सो इफ आई अप्लाई ओके एंड आई रन दिस वन, क्या दिख रहा है आपको, टोटल 21 स्पेक्ट्रा आएंगे। अभी आप 5 पे हैं, फिर 4 पे हैं, 3 2 1 0। सो दिस इज फ्रॉम सरफेस, नाउ यू आर इनसाइड द सरफेस। ओके, अभी मैं अगर यहाँ पे पेज डाउन बटन प्रेस करता हूं, लेबल्स में जाके वी कैन शो द स्पेक्ट्रम। पेज डाउन बटन पे मुझे सारे स्पेक्ट्रम दिखेंगे कि कैसे वेरी कर रहा है, राइट। एंड इफ लेट्स से आई गो टू एनालिसिस मैपिंग रिव्यू, तो मैपिंग रिव्यू में ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मतलब जब हम मैपिंग की बात करें तो मतलब हमारे पास एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 21 कॉमन स्पेक्ट्रा है, तो मतलब वो भी एक टाइप की मैपिंग ही है अलोंग द वर्टिकल लाइन, राइट। तो अगर सपोज मैं सिग्नल टू बेस लाइन सिलेक्ट करता हूं, मतलब मैं एक रीजन सिलेक्ट करूंगा, उसके अलोंग वो इंटेंसिटी को देखना कैसे वेरी हो रही है, एंड आई क्रिएट एंड आई चूज द रीजन। मुझे इस 520 पीक के अलोंग क्रिएट करना है एक मैप। तो आपको दिख रहा है ये रेंज आ गई, आई विल क्रिएट अ मैप। तो ये मैप आ गया इसका, आई विल सिलेक्ट एंड आई विल व्यू। तो आप देखिए कि 10 माइक्रोन से -10 माइक्रोन इनसाइड, दिस इज हाउ द इंटेंसिटी इज फर्स्ट इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस। नाउ वी आर मूविंग इनसाइड, तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अब अगर सपोज यहाँ पे कोई दूसरा टाइप का कंपाउंड होता, कुछ लेयर, कुछ मतलब 5 माइक्रोन पे, तो उसका एक अलग सिग्नल आता, तो उसमें फिर वेरिएशन दिखता हमें यहाँ पे इनसाइड ऐसे कुछ चेंज हो रहा है। बट ये एक ही कंपाउंड है, तो ये ऐसे करके कम हो गया। और आपको पता भी कि आप फोकस में है,
यहाँ पे या फोकस समवेयर यहाँ कहीं पे है, समवेयर अराउंड -2 बट ठीक है, इट मींस यू आर नियर टू दैट, राइट। तो एक बार पीक पोजीशन पे करना है, ऐसे जैसे आपने इंटेंसिटी के साथ में वेरिएशन किया है, पीक पोजीशन का हो जाएगा। हाँ, लेट्स से आई गो अगेन टू देयर, तो मैंने वहां पे WXC फाइल सेव की थी 520 की। आई विल डू पीक पोजीशन, क्रिएट, आई विल ब्रिंग इन, आई विल लोड दैट कर्व 520 एंड आई विल परफॉर्म द फिट। तो वो फिट परफॉर्म हो गया है एंड दिस इज द पीक पोजीशन। तो when you are at 10 micron, the peak position is around 520 के आसपास है। So with depth, it is increasing. Means as you are moving down, then again it is decreasing. तो जब आप यहाँ पे हैं सरफेस के ऊपर, वहाँ वो exactly 527, 528 आ रही है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। तो जब आप फोकस में नहीं होंगे तो you will see very finite changes or very minute changes in peak position. तो ये ऐसे करना है, ठीक है। डेप्थ प्रोफाइलिंग इज क्लियर। अब जो एक और है नेक्स्ट इज मैपिंग। तो मैपिंग के लिए हमें अगेन वी टू गो टू मेजरमेंट, न्यू एंड मैप इमेज एक्विजिशन। मैपिंग दो टाइप से आप कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट अ रीजन विद इन योर फील्ड ऑफ व्यू। तो जो ये आपको रियल टाइम कैमरा में दिख रहा है, इसी में आपको एक एरिया चूज करना होगा। लेट्स से मैंने ये एरिया चूज किया, ठीक है। आई विल से ओके, अगेन आई विल पुट दोस वैल्यूज, प्रिसीजन reduce the power to 10, apply, then I will this is apply, okay, then you will run। ये जो फील्ड ऑफ व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी हमने 1 सेकंड का टाइम दिया तो देखो ये 31 मिनट्स टाइम दिखा रहा है, तो टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो मुझे पता है कि हमारा सिग्नल काफी अच्छा आ रहा है, 15,000 से ऊपर काउंट है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल अबॉर्ट इट हियर। वही सेम, सब कुछ सेम रहेगा। मैं सेटअप पे जाऊंगा अगेन एंड आई विल रिड्यूस दिस एक्सपोजर टाइम। मैं इसको 0.01 कर देता हूं। नाउ आई विल रन दिस। लाइन नहीं दिख रही बिकॉज इट इज मूविंग वेरी फास्ट। तो आप देखो कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। तो इट विल बी एक्वायरिंग अराउंड 1664 स्पेक्ट्रा फॉर दिस मैपिंग एरिया हमने चूज किया था। हमारे पास स्ट्रीम HR स्ट्रीमलाइन के ऑप्शन है, तो सेम मेथड यूज होगा बट वो बहुत फास्ट करेगा। तो इसी सेम मेजरमेंट को हम अब तक कर चुके होते हैं, वो चूज करते हैं। बाकी डाटा जो जनरेट हो रहा है, जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज सेम इन ऑल दोस। स्टार्टिंग में आपको स्नैप लेके बताया था एक इमेज ले लें, या आप मोन्टाज क्रिएट करें, ठीक है। मोन्टाज में एक बड़ी इमेज आई थी हमारे पास 3x3 या उससे बड़ी। अगर आप उसके अंदर सिलेक्ट करते हैं एरिया, तो वो सेम फिर मतलब प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम दिखेगा आपको, बट आप डिफरेंट एरिया पे कर सकते हो जो कि इससे अलग होगा फील्ड ऑफ व्यू से, ठीक है। सब कुछ सेम होगा बट वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो दिस इज फ्रॉम वीडियो व्यूअर, और वो एक अलग जगह से आएगा। तो ये हेल्प सेक्शन है, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। सो इट इज रिटन इन देयर कि अगर आपको बेसलाइन सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, तो यू कैन जस्ट गो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स। ऐसे अगर आप सपोज परफॉर्म हाउ टू एक्वायर द डाटा,
उसके बारे में पढ़ना है तो वो सब यहाँ पे है। NVIDIA का ट्रेनिंग मॉडल है, दिस इज ऑफ द बायर सॉफ्टवेयर, सो यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सब नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि क्या हो रहा है। तो यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप। तो जितना मैंने अभी बताया है आपको, पहले आपको इसको प्रैक्टिस कर करके सीख लेना। आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। बट अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना है, यू रीड समथिंग फ्रॉम हियर एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट। दिस इज फिनिश। नाउ इफ आई लेट्स से call this tables and let's page down। तो ये सारे हमने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए, ठीक है। और अब लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन इट। तो जो कॉस्मिक रे रिमूवल फीचर है अब यहाँ यूज करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ 1600 स्पेक्ट्रा है। तो इन पे अगर सपोज 50 कॉस्मिक रे भी है, आपको 1 बाय 1 जाके जैपिंग से आप मूव करोगे, तो इसको ओवरकम करते हुए यू जस्ट सिलेक्ट द कॉस्मिक रे रिमूवल फीचर, और यहाँ पे ऑटो कॉस्मिक रे फाइंड का फीचर है, यू क्लिक नेक्स्ट टू इट। अभी तक इसमें कोई कॉस्मिक रे नहीं है तो मुझे 0 0 दिख रहा है। अदरवाइज अगर कोई कॉस्मिक रे आती है तो आपको उसको यहाँ पे कमिट करना होगा, एक्सेप्ट करके उसे कमिट करना होगा, एंड देन इट विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, देन यू एग्जिट फ्रॉम इट। नहीं, सिंगल में नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा एक कंपेयर कर रहे हैं, तो जो मैपिंग डेटा का वही यूज करना है वो फीचर। सो दिस इज ओके। पर अगर आपको सपोज एक ही स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रहे हो आप, और आप चाहते हो कि इसमें कॉस्मिक रे ना आए, हाँ, तो उसको ओवरकम करने का तरीका है ये कि आपको एक्विजिशन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉस्मिक रे रिमूवल। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। बेसिकली क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड ना करके बैकग्राउंड में 3 स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करता है, तो वो तीनों कंपेयर करता है, फिर वो अपने आप हटा देता है। आपको दिखेगा फाइनली एक ही स्पेक्ट्रम, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो आप अगर क्विकली करना चाह रहे हो तो आप जस्ट रिकॉर्ड करो, अगर कोई आई तो जैप कर दो, अदरवाइज आप इस पे क्लिक करके वो भी कर सकते हो। राइट, अभी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या कर सकते हो। तो इसमें बेस लाइन रिमूवल भी है, और ट्रंकेशन में बता दिया है, जैप आपको बता दिया है। तो बेस लाइन में क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो एक बेस लाइन आएगी, जैसे टेंटेटिव दिखाई है इसमें, एंड इफ यू राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द बेस लाइन। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज इंटेलिजेंट पॉलिनोमियल फिटिंग और इंटेलिजेंट फिटिंग, और ये वाले ऑप्शंस भी हैं, बट इंटेलिजेंट इज द लेटेस्ट वन। आप इसका पॉलिनोमियल ऑर्डर रिड्यूस कर सकते हैं, चेक विच वन इज फिटिंग बेस्ट। आपको ओवर फिटिंग नहीं करना है, क्लिक ओके, एंड यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक एक्सेप्ट ऑल डेटा सेट्स। तो सारे डेटा से आपका कॉस्मिक रे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप एक सेपरेट फाइल की तरह सेव कर सकते हैं, सेव फाइल एज। यहाँ पे हमने इसमें कॉस्मिक रे रिमूव किए हैं, CRR, ठीक है, वो फाइल सेव हो गई। और प्लस हमने बेस लाइन दी ना, सेव फाइल एज, ठीक है। तो ये होने के बाद नाउ यू नो दैट योर स्पेक्ट्रम, योर डेटा इज आर्टिफैक्टली यहाँ पे दिया, यू कैन कॉल इट एज 520 एज वेल। तो ये हमने चूज किया, एंड यू विल क्रिएट अ मैप। तो ये मैप आ गया, इसको सिलेक्ट करके आप व्यू में जाएंगे। सो दिस इज दैट कलर प्लॉट, कलर मैपिंग प्लॉट, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे राइट क्लिक करने पे पहले हम इसको अपीयरेंस में जाके इसको इंटरपोलेट करते हैं, तो ये आपको नाइस पिक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। इसके LUT स्टैंड्स फॉर लुकअप टेबल। लुकअप टेबल में आप क्या करते हैं, इसका कलर कंट्रास्ट जो नॉर्मल इमेज आएगी उसको चेंज करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट दिस इज व्हाइट, इफ लेट्स से आई मेक इट दिस ग्रीन, आई मेक इट दिस 5 to 95%। ऑटो में क्या है, पूरी इंटेंसिटी उठा लेगा। 5 to 95% में क्या है कि वो ट्रिम डाउन कर देगा बहुत हाई इंटेंसिटी पोर्शन और बहुत लो इंटेंसिटी पोर्शन को। तो जहां पे आपके मेन फीचर्स हैं वो वाला पोर्शन रखा जाएगा बस। यू कैन चेंज दीज एज वेल अकॉर्डिंग टू योर विश। तो इस टाइप से है, तो इस टाइप की आपको एक रमन इमेज दिखेगी। अब अगर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे मैप स्केल वैल्यू दिखाता हूं, तो ये मुझे क्या बता रही है कि जहां पे ब्लैक है, डार्क है, वहां पे 342 की इंटेंसिटी है, और जहां पे हाई है वहां पे, मतलब जो डार्क ग्रीन कलर है, मतलब वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है स्पीड की।
तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सपोज इस रीजन पे, तो देखो पीक इंटेंसिटी आ रही है मोर देन 600। वही डार्क पे अगर करता हूँ तो देखो 400 के नीचे आ रही है। तो इस पूरे मैपिंग एरिया में इंटेंसिटी भी वेरी हुई है थ्रू आउट। तो ये तो आ गया एक मैप, इसमें आप इंटेंसिटी देख रहे हो, राइट। अब हम यहाँ पे दूसरा मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आई लुक फॉर पीक विड्थ कैसे चेंज हो रही है। तो उसके लिए मुझे फिर से वो लोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पीक फिटिंग से आएगा, एक कर्व फिटिंग से। तो मुझे वहां वो जो कर्व मैंने सेव की थी वो लोड की मैंने, एंड आई परफॉर्म द फिट। तो ये आ गई विड्थ फिटिंग। आई विल व्यू दिस। तो ये कुछ आ गया, कंट्रोल से देखेंगे अगर से, तो ये विड्थ का आ गया। तो ये दो रमन इमेजेस हो गई सेम डेटा पे। ऐसे ही मैं पीक पोजीशन या पीक एरिया भी लोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, ठीक है। अगर मुझे एक ही रमन स्पेक्ट्रम में दोनों चीजें दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको ड्रैग भी कर सकता हूँ। आई कैन इफ आई मूव दिस अप, दिस इज द टॉप लेयर नाउ, और मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। इसको हाइड कर दिया तो मुझे ये लेयर दिखनी शुरू होगी। मैं इसको अनहाइड कर दूं अगर, और टॉप लेयर को अगर मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, तो ये जो ऊपर का सर्कल इसको ड्रैग कर रहा है तो वो टॉप लेयर जो ट्रांसपेरेंट हो रही है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सेम अगर मैं इस पे भी करता हूँ अप्लाई, तो मुझे नीचे की जो व्हाइट लाइट इमेज है वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इस एक इमेज में व्हाइट लाइट इमेज भी दिख रही है, उससे नीचे फिर जो रेड है वो दिख रहा है, जो कि हमारी पीक विड्थ है, और ये हमारा पीक इंटेंसिटी है। तो जहाँ इन लोकेशंस पे, तो अगर मैं इसको सपोज हाइड कर दूं तो यहाँ पे आपकी पीक इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो डार्क रीजन दिख रहा है ना आपको वहां पे, और बाकी जो रेड रीजन है वहां पे पीक विड्थ ज्यादा है। और आप इस रमन इमेज को सपोज क्रॉस हेयर में हटा के आप इसका एक स्निपिंग टूल से स्निप ले सकते हो, या यू कैन सेव इट एज वेल। मैप इमेज, फुल इमेज में बेसिकली ये भी इमेज आएगी साथ में और ये भी आएगा। तो ये हो गया। आई विल क्लोज दिस विंडो and if let's say I turn on the video camera and I create a montage, ठीक है। I again go to measurement, new and map image acquisition। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, वन इज फ्रॉम वीडियो व्यूअर, तो आप यहाँ पे एरिया चूज करेंगे। एक्टिव विंडो इज दिस वन, तो आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसका मैपिंग करना चाह रहा हूँ इस एरिया का, तो मैं क्लिक ओके, रेस्ट प्रोसीजर इज सेम, ठीक है। ऐसे करना है आपको इन तीनों ऑप्शंस को यूज। आई थिंक दिस इज इनफ। जैसे इस न्यू मेजरमेंट पे गए एडवांस में, ये पोलराइजेशन का है, राइट। नॉर्मल है, सर्कुलर है, ऑर्थोगोनल है। सो दिस इज लेजर पोलराइजेशन, और दिस इज लेजर पोलराइजेशन। इसमें नॉर्मल रखता हूं मैं, लेकिन एनालाइजर जो करना है तो फिर ये ओपन करना पड़ेगा मैं दिखाने के लिए। ओपन क्यों करता है इसे? ओपन पिछली बार आए थे उन्होंने करा था ओपन। तो अगर आपको एनालाइजर की पोलराइजेशन चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको एनालाइजर चेंज करना पड़ेगा। उसमें सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं है। तो आप एनालाइजर की पोलराइजेशन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो व्हील है, आई थिंक 1/4 वहां पे 1/4 1/2 ऐसे करके वो सारे कंट्रोल मैनुअल है। बेसिकली जो फिल्टर है वो यहाँ पे है और एनालाइजर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी लेजर चूज करता हूँ तो ये फिल्टर घूमता है, समझ रहे हो मेरी बात आप। 660 जब लेजर आप चूज करोगे तो वो यहाँ पे आएगी, और वो जो एनालाइजर आप बोल रहे लगाया हुआ है तो वो यहाँ नहीं चला जाएगा। तो वो कैसे उसकी पोलराइजेशन रोटेट करेगा? तो किसी एक लेजर पे ही हुआ वो फिलहाल, आप उसको यूज कर सकते हो, दूसरे पे भी, पर आपको फिर फिजिकली मूव करना पड़ेगा उसे। मतलब वो बेसिकली इस पाथ पे होनी चाहिए वो एनालाइजर। तो 532 पे अगर यहाँ है 660 पे, आपको उसको निकाल के दोबारा यहाँ लगाना पड़ेगा, दैट्स इट।